Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। 30 क्वेश्चंस अगेन, क्लास 3 है ये और एक सेट है जिसको हम कंप्लीट करेंगे। जिस तरह का पेपर आता है ना, सारे ही टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे और जो जो कराया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान के आप चलिए, क्योंकि मान के क्या है, सिलेबस सही है। कुछ क्वेश्चन आपको आसान लगें, कुछ मुश्किल लगें, मैं बेस बना करके चल रही हूँ आपका, तो वो मिक्स्ड चल रही हैं चीज़ें। जिस दिन सिर्फ हार्ड कराने होंगे वो हार्ड भी कराए जाएंगे, ठीक है ना। उसका हालांकि उतना फायदा नहीं होता है, क्योंकि पेपर में लिमिटेड क्वेश्चंस ही मुश्किल आते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो कैसे भी क्वेश्चंस आ जाएं उसकी चिंता आपको होगी नहीं। तो कॉन्सेप्ट का क्लियर होना यहाँ जरूरी है। जो शुरुआती क्लासेस हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। आज का स्कोर आपका अच्छा बनना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ना। बाकी देखते हैं आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने आप ठीक करते हैं। मेरे गले में भयंकर दिक्कत है, मैं दवाई खा करके आपके साथ मिल रही हूँ, तो एक्सप्लेनेशन आज थोड़ा सा कम, इसको टेस्ट की तरह ज़्यादा लीजिएगा। हालांकि ये मैं कह ही रही हूँ, मेरी आदत है, मैं एक्सप्लेन करने लग ही जाऊँगी। पोल आपके सामने आता रहेगा। क्लास थोड़ी सी लेट ही है, लेकिन लगवाई है कि क्लास का होना ज़रूरी है। मैं 25 तारीख से अगले 10 दिन इंडिया में नहीं हूँ, तो कोशिश कर रही हूँ जितनी क्लासेस हो पाएँ, तबीयत ख़राब हो, सही हो, मैक्सिमम क्लासेस ले पाऊँ, है ना। चलिए, इसका पीडीएफ आपको तीनों क्लासेस के एक ही साथ मिल जाएंगे। हमारी टीम में जो है, राहुल की भी तबीयत कल से खराब है, कोल्ड, ये दिल्ली में पोल्यूशन इतना है ना जिसकी हद नहीं है, तो अलग अलग तरह की दिक्कतें हो रही हैं। एनीवे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे, उसमें कहने की कोई बात नहीं है। अगर आप बैच में पढ़ने के इच्छुक हैं कि आपको जो है पढ़ाई बैच में करनी है, तो आप करियर विल ऐप डाउनलोड करके टीचिंग सेक्शन में जाके केवीएस का बैच, सीटेट का बैच, डी+B का बैच, सिर्फ पेडागोजी स्पेशल अगर पढ़ना है तो पेडागोजी का बैच, ये सब आप देख सकते हैं स्वयं से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। असर्शन यानी स्टेटमेंट और इसका रीजन। इसमें 3 स्टेप की प्रोसेस होती है। पहले आपको ये असर्शन यानी कथन पढ़ना होता है, यानी स्टेटमेंट पढ़ना होता है, देखना होता है ये सही है कि गलत है। फिर ये कारण पढ़ना होता है, देखना होता है कि ये सही है कि गलत है। फिर तीसरा स्टेप होता है, अगर सही है तो आप इसके साथ मैच करते हैं, क्या इस कथन के लिए सही है ये कारण। तो ये 3 स्टेप की प्रोसेस होती है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की। 6 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं, 5 से 6 तो आप मान के चलो कि 30 में से इस तरह के असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं, और ये किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं। इसमें जनरली कई बार ये होता है कि 2 टॉपिक को एक साथ जोड़ करके तो 2 टॉपिक भी कवर हो जाते हैं एक क्वेश्चन में। समझ रहे हो बात। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। असर्शन क्या है? टीचर्स मस्ट एनकरेज चिल्ड्रन टू शेयर द नाइव और इंट्यूटिव थियरीज दैट दे कंस्ट्रक्ट, यानी बच्चों द्वारा निर्मित सहज या अंतर्ज्ञान सिद्धांतों को उन्हें साझा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए टीचर्स को। कि बच्चे जो अपनी नाइव थियरीज, जिसको कई बार अनुभवहीन कह देते हैं हम, बट अनुभवहीन ना कह करके उनको सहज, उनके संप्रत्य जो बच्चों ने बनाए हैं अपने अनुभव के आधार पे, आएंगे उस पे, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस भी कहते हैं इनको। तो टीचर्स को ये जो ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस हैं बच्चे के, कि उसको लगता है एक दिन उसने हरे रंग का पानी देखा किसी तालाब में, कि पानी का जो रंग है वो हरा है, ऐसा बच्चे को लगता है, ये उसकी नाइव थियरी है, ये उसका मिसकॉन्सेप्शन है, ये उसका ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है ना। ये साइंटिफिकली ट्रू नहीं है। पानी तो वाटर इज कलरलेस, पानी का कोई रंग नहीं है, लेकिन बच्चे ने अपने अनुभव के आधार पे ऐसे कई कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए होंगे जो उसको लगेगा कि जब मैं चलता हूं तो ये चांद भी मेरे साथ चलता है, ये सूरज भी मेरे साथ चलता है, स्कूल जाऊं तो स्कूल में मिलता है, नानी के यहाँ जाऊं तो नानी के यहाँ मिलता है ना, चाचा जी के यहाँ जाऊं तो वहां भी मिलता है, शॉपिंग करने जाऊं तो वहां भी मिलता है। ये उसका अपने अनुभव के आधार पे लॉजिक की कमी की वजह से बनाया गया प्री कॉन्सेप्शन है या नाइव कॉन्सेप्शन है। इसको बच्चे शेयर करें क्लास में, इसके लिए टीचर को प्रोत्साहन देना चाहिए। नहीं तो निकल के कैसे आएगा, जो उसके अनुभव है वो बताएगा नहीं तो करेक्ट कैसे होगा, है ना। या फिर वो अपने अनुभव साझा नहीं करेगा तो ज्ञान का सृजन कैसे होगा, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कैसे करेगा बिना शेयर किए। रीजन क्या है इसका? ये बात एकदम सही है कि टीचर्स को मौका देना चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहित करें वो, कि जो भी उन्होंने सीखा है, सही गलत, लॉजिक इलॉजिक, वो मैटर नहीं करेगा। बच्चे का अपना अनुभव साझा करना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब वो साझा करेगा तो बच्चा एक्टिव रहेगा, और बच्चे को अगर एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो फिर रट्टाफिकेशन वाली लर्निंग होगी, मीनिंगफुल लर्निंग नहीं हो पाएगी। ठीक है। रीजन, अब कई लोग कहेंगे अभी तो आप कह रहे थे एक्सप्लेन नहीं करोगे, आपने तो एक स्टेटमेंट को इतना एक्सप्लेन कर दिया। वो जरूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, पेपर कैसा भी बन जाए आप घबराएंगे नहीं। समझ रहे हो। ये तो साधन मात्र है सवाल, कॉन्सेप्ट क्लियर करना जो है वो साध्य है, वो गोल है, यहां पे उद्देश्य वो है। रीजन क्या है? ऑल चिल्ड्रन स्टार्ट ऑफ विद प्री कॉन्सेप्शंस ऑफ रियलिटी एंड दीज कॉन्सेप्शंस इन्फ्लुएंस देयर अंडरस्टैंडिंग इन स्कूल्स, यानी सभी बच्चे वास्तविकता की पूर्व संकल्पनाओं से आरंभ करते हैं, यानी रियलिटी के अपने कॉन्सेप्ट्स, प्री कॉन्सेप्शंस अपने अनुभव के आधार पे वो बनाते हैं, और ये कॉन्सेप्शंस जो है इन्फ्लुएंस करते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग स्कूल में। ये बात एकदम सही है, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं, ये बात हमें सही लग रही है। और ये इसके बारे में बताती भी है कि नाइव कॉन्सेप्शंस क्यों जो है
बनते हैं। 85% लोग ए जवाब दे रहे हैं, जो आपका फेवरेट जवाब भी है, कि कई लोग तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके यही जब उनको समझ नहीं आता यही लगा देते हैं इसमें कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। गलत कह रही हूं तो बताना। ये बात यहां टोटली सही है कि बच्चे जो है अपने मिसकॉन्सेप्शंस, नाइव कॉन्सेप्शंस, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस बनाएंगे, उनको शेयर करने का मौका देना है। इससे क्या होगा, बच्चे स्टार्ट ऑफ विद प्री कॉन्सेप्शंस, यानी शुरुआत हो रही है अपने बनाए हुए मिसकॉन्सेप्शन से या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन से, रियलिटी की अपनी समझ से वो शुरुआत तो करते हैं और धीरे धीरे ये उनकी अंडरस्टैंडिंग को जो है इन्फ्लुएंस करेगा आगे जाकर के। दोनों बातें सही है, बच्चों को करने देना चाहिए एक्सप्रेस। ठीक, अब थोड़ा सा नाइव कॉन्सेप्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि ये है क्या। और 1 नंबर का सवाल फिक्स रहता है सीटेट में, आज से नहीं 2011 से ही आप मान के चलो, है ना, 12-13 से तो लगातार आ रहा है, क्योंकि 1 नंबर का ये सिलेबस फिक्स है ना आपका। तो ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन का नाम बदलता है, सवाल हमेशा आएगा, चाहे वो स्टेटमेंट असर्शन के रीजन के केस में हो, चाहे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, लेकिन 1 नंबर फिक्स है। ठीक, तो हम जो आपका टॉपिक है सिलेबस में दिया हुआ वो है ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन यानी हम ये नहीं कहते कि बच्चे का रॉन्ग कॉन्सेप्शन है। कॉन्सेप्शन का मतलब है संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट उसका, ठीक है ना। तो हम ये नहीं कहते कि ये रॉन्ग कॉन्सेप्शन है। रॉन्ग ना कह करके हम इसको ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कहते हैं, है ना। मिसकॉन्सेप्शन भी हम उतना इस्तेमाल में नहीं लाते, या मिसकॉन्सेप्शन भी इसका दूसरा नाम है। ठीक, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन यानी वैकल्पिक अवधारणाएं। क्या है ये? वैकल्पिक अवधारणाएं, यानी विकल्प के रूप में कॉन्सेप्ट बच्चे ने बनाया है। आप उसको गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि उसकी जितनी समझ है, अगर उसको लगता है कि दूध जो है डेयरी से मिलता है, तो वो उसने अपने अनुभव के आधार पर वही देखा है। वैकल्पिक अवधारणा, वैकल्पिक अवधारणा, ठीक है। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस, या फिर हम इसको क्या कह देते हैं, नाइव कॉन्सेप्शंस कहते हैं। यानी अभी अनुभव की कमी है, सहज अपने अनुभव के आधार पे उसने जो कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं, ठीक है। क्या नहीं कहते हैं, तो इसको हम रॉन्ग कॉन्सेप्शन नहीं कहते हैं कि बच्चे के गलत कॉन्सेप्ट्स हैं। इनको हालांकि डिस्कशन करके आपको ठीक कराना होता है क्लासरूम में। रॉन्ग कॉन्सेप्शन नहीं कहते हम इसको, या गलत कॉन्सेप्ट बने हुए हैं ये ना कह करके हम इसका सही नाम क्या देते हैं, नाइव कॉन्सेप्शंस या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस, है ना। भाई माता जी को माता जी कहोगे ना, ये थोड़ी कहोगे कि मेरे पिताजी की वाइफ, ये थोड़ी बोलता है कोई। तो तरीका है ना यहाँ पे एड्रेस करने का, सिंपल बात है। तो अगर हम देखेंगे ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस या वैकल्पिक अवधारणा या नाइव कॉन्सेप्शंस हम इनको कहते हैं, ना कि रॉन्ग कॉन्सेप्शन कहते हैं। ये लॉजिकली या साइंटिफिकली सही नहीं है, बट बच्चे का अनुभव शेयर करना जरूरी है। बाद में डिस्कशन के थ्रू ये ठीक हो जाएगा कि बच्चे को लगता है कि पानी का रंग तो हरा होता है कि नीला होता है, तो वो जब पढ़ेगा, साइंटिफिकली समझाया जाएगा उसको, डिस्कशन होगा क्लासरूम में, तब उसको समझ में आएगा नहीं जी वाटर तो कलरलेस होता है, पानी का अपना कोई रंग नहीं होता, वो जहां मिल जाए वैसा रंग हो जाता है। समझ रहे हो बात को? तो ये क्या है, ऑल्टरनेटिव या नाइव कॉन्सेप्शंस बच्चे के, या मिसकॉन्सेप्शन कई लोग कह देते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज करेक्ट, यानी प्रगतिशील शिक्षा या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का जो टॉपिक है, यहां से भी कई क्वेश्चन आते हैं। प्रगतिशील शिक्षण के विषय में कौन सा विकल्प सही है? जॉन डुई, लर्निंग बाय डूइंग आपने सुना होगा, टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव हैं, ये सब बातें आपने सुनी होंगी। जवाब दीजिए फटाफट से। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? जहां बच्चा एक्टिव होगा, सिंपल प्रोग्रेसिव एजुकेशन लर्निंग बाय डूइंग की बात करती है, बच्चे को एक्टिव रखने पे, सोशल लर्निंग की, ग्रुप में सीखने की बात करेगी, कोऑपरेशन की बात होगी प्रोग्रेसिव लर्निंग में। प्रोग्रेसिव वर्ड अपने आप में बहुत पॉजिटिव है, कल हम जहां तक कीवर्ड्स करेंगे तो ये और आपको क्लैरिटी आ जाएगी। इट इन्वॉल्व्स लेक्चर मेथड एंड ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी और मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। देखिए, एबिलिटी ग्रुपिंग कल भी हमने डिस्कस किया था, बहुत पॉजिटिव चीज नहीं है कि मार्क्स के आधार पे अलग अलग ग्रुप बना दो, उसकी बात यहां नहीं होगी। ग्रुप मिक्स्ड एबिलिटी वाले बच्चों के बनेंगे, यानी अलग अलग तरह के बच्चे हैं, सब एक दूसरे से कुछ कुछ सीख रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया। इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग टेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर एंड रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो, ये रैंकिंग, फिर एंड में सिर्फ साल के अंत में जो है पेपर ले रहे हो, ये नेगेटिव बातें हैं। थ्रू आउट आपको इंस्ट्रक्शन के साथ साथ असेसमेंट या आकलन भी चलता रहेगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग जिसको हम कहते हैं, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, रैंक करना, लेबल करना बच्चे को, फर्स्ट सेकंड के रैंक में बांटना, ये पॉजिटिव नहीं माना जाता। थर्ड है, इट इन्वॉल्व्स एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड असेसमेंट थ्रू अ वेराइटी ऑफ मेथड्स। यहां बात सही लग रही है हमें, फिर भी फोर्थ ऑप्शन पढ़ेंगे। इट इन्वॉल्व्स प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ रिवॉर्ड्स टू एनकरेज लर्निंग, यानी इन्वॉल्व करती है क्या, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन एक कंडीशनिंग का या आपका स्किनर का एक मेथड है जो आपके सिलेबस में नहीं है। रिवॉर्ड का यूज करना बहुत अच्छा, हम नहीं मानते पूरे ही सिलेबस में।
तो ऐसा नहीं है कि इस प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में बच्चा जो है स्टेप बाय स्टेप खुद से सीखता जाएगा, कोई एक प्रोग्राम बनाया जाएगा जिसमें सीखेगा। वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की फिलॉसफी नहीं है, वो बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद की फिलॉसफी है जो जनरली आपको नहीं पढ़ना होता सीटेट में। इट इन्वॉल्व्स एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ होगा? रिवॉर्ड पनिशमेंट बहुत अच्छा तरीका नहीं है सिखाने का, ये बात हमने कल भी की थी। तो उससे बेहतर ऑप्शन जहां बच्चा एक्चुअल में एक्टिव हो वो आपको चूज करना है बजाय कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के, ठीक है ना। तो इसमें प्रयोगात्मक शिक्षण तथा विविध विधियों से मूल्यांकन और आकलन शामिल है। तो ये बिल्कुल सही है भाई, मल्टीपल मेथड से, नए नए तरीकों से आप पढ़ाइए, बच्चे को एक्सपेरिमेंट करने का मौका दीजिए। बच्चा एक्टिव है, जहां बच्चा एक्टिव है बाकी ऑप्शन से ज्यादा वो ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन हो गया सही, जो कि आप लोग सही कह भी रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। जीन पियाजे प्रपोज्ड द फॉलोइंग ऑफ सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस। अब ये कहने को बिल्कुल आसान सा सवाल है, लेकिन ये पता होना तो आपका जरूरी है ना रिवीजन के तौर पे। क्वेश्चन पूछा गया है, कितनी बार आया है, यू नेवर नो कब पूछ ले। तो कई लोग ज्यादा आसान सवाल भी गलत कर देते हैं। सीक्वेंस पूछा है सिंपल पियाजे की डेवलपमेंटल स्टेजेस का, तो आपको एक सिंपल सा मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है, निमोनिक बताया हुआ है, SPCF, सिंपल SPCF। फटाक से बताओ 81% लोग। अब अपने आप में कितनी शर्म की बात है कि हम 81% लोग ही क्यों सही जवाब दे पा रहे हैं इतने बिल्कुल लड्डू सवाल का। इससे आसान सवाल कहां धरती पे एग्जिस्ट करेगा कि पियाजे की 4 स्टेजेस का सीक्वेंस पहचानना है बस। इसमें भी अगर हम देख रहे हैं कि 17% लोग या 19% लोग शुरुआत में, अब तो 2% लोग सही जवाब दे रहे हैं, 19% लोग अगर गलत जवाब दे रहे हैं 20% लोग, तो ये कितनी गलत बात है। मतलब 1000 में से 200 लोग जो हैं वो स्टेज ठीक से नहीं बता पा रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं हम सीटेट में फेल क्यों हो रहे हैं, है ना। प्री ऑपरेशनल या सेंसरी मोटर, तो प्री ऑपरेशनल पहले नहीं आएगा क्योंकि SPCF है, तो सेंसरी सबसे पहले आएगा। तो कोई और जहां है वो तो हट गया, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए भाई। प्री ऑपरेशनल पहला नहीं हो सकता, कॉन्क्रीट भी पहला नहीं हो सकता, पहला तो S से होगा और फिर P होगा। सेंसरी मोटर यस, जन्म से 2 वर्ष, संवेदी परक अवस्था प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष, फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15 या 11 एंड अबव कह देते हैं। यहां तक सही था। फॉर्मल ऑपरेशनल को ये पहले ले आए, इसलिए थर्ड ऑप्शन हट जाता है ना, क्योंकि SPCF है, SPFC नहीं है जो थर्ड ऑप्शन में हो रहा है। तो ये 4 स्टेजेस हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे इन 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस में होता है, गुणात्मक रूप से कैसे अलग अलग सोचता है बच्चा इन स्टेजेस में, ठीक है, सोचता हर स्टेज में है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, व्हेन टीचर्स मेक एडजस्टमेंट in the support extended to the child according to the child's current level of performance, it is referred to as। यानी एक बच्चा है, मान लीजिए शौर्य है ना, शौर्य को किसी एक पर्टिकुलर तरह के सवाल में होती है दिक्कत, या आपको पता है कि शौर्य को ये वाला सवाल तो आता है, जोड़ घटाना सीख चुका है, अब गुणा और भाग सिखाना है। तो आपको पता है कि ये गुणा करते समय यानी मल्टीप्लिकेशन में स्ट्रगल करेगा शौर्य, तो आप क्या करेंगे, उस वहीं पे उसको हेल्प देंगे कि इस तरह के सवाल कराने हैं, फिर इजी टू डिफिकल्ट कराने हैं, जो करंट लेवल है बच्चे का उस पे सपोर्ट देना है ताकि वो और आगे बढ़ सके। तो ये क्या है, टेम्परेरी सपोर्ट है जहां बच्चा अटके। इसको क्या कहते हैं आम भाषा में, बिल्कुल वाइगोत्स्की की बात करें तो स्कैफोल्डिंग यानी मचान कहते हैं। क्या ये हमेशा दी जाएगी हेल्प? नहीं भाई, ये पेपर में जो आपको हेल्प मिल रही है कि सवाल सॉल्व करने में मैं आपको हेल्प कर रही हूँ, पढ़ के बता दे रही हूँ, थोड़ा हिंट दे रही हूँ, ये क्या है, ये टेम्परेरी हेल्प है, पेपर आपको खुद ही दे के आना है ना। तो ये टेम्परेरी हेल्प है, टेम्परेरी हेल्प है, ये एक सीढ़ी के, एक मचान के जैसा है। भाई सीढ़ी हमेशा थोड़ी ना लगी रहती कहीं पे, अगर पेंट भी हो रहा है आपके घर में तो वो सीढ़ी इस्तेमाल तब तक होगी जब तक वहां हाथ नहीं पहुंच रहा करंट लेवल से ऊपर तक जाने के लिए, फिर वो हटा ली जाएगी जब पेंट हो गया। तो ये वैसा ही है कि टीचर हिंट देंगे, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम देंगे, है ना, ताकि बच्चा जहां अटका हुआ है वहां से वो आगे बढ़ सके। समझ रहे हो? तो ये कोई कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट, मॉडलिंग, इन सब की बात वाइगोत्स्की करते भी नहीं है। ये स्कैफोल्डिंग है जो आपका करंट लेवल है कि आप पेपर क्लियर कर सकते हैं सीटेट का, बशर्ते आपको सही मात्रा में हेल्प मिल जाए जहां आप अटक रहे हैं। इसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जो कोचिंग कह लीजिए आप उसको, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, मैंने आपको नोट्स दे दिए, तो आप जहां अटक रहे थे वहां आपको मदद मिल गई। तो आप, ये बेसिकली डिफरेंस है कि जहां तक आप पहुंच सकते हैं और जहां आप हैं, उन दोनों के बीच का डिफरेंस स्कैफोल्डिंग कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? Should terms like slow learner, brilliant and average be used to describe students in a classroom? यानी बच्चे को स्लो लर्नर कहना, किसी को ब्रिलियंट कहना, किसी को एवरेज कहना, ये जो टर्म्स हैं इनको अगर हम यूज करेंगे क्लासरूम में तो ये बहुत अच्छी बात है। ये लाना चाहिए प्रयोग में या नहीं लाना चाहिए? तो पहला जो ऑप्शन है वो है कि यस। देखिए ये लेबल करता है, बच्चे पे ठप्पा लगाता है कि ये डम है, ये स्लो है, ये फास्ट है, ये एवरेज है। ये आपको नहीं करना। हर बच्चा यूनिक है, अपनी क्षमताओं के साथ क्लास में आता है, आपको हर बच्चे को सिखाना है। ये नहीं है कि 2 बच्चे फेवरेट हो गए, ठीक। तो ये
गलत हो जाएगा, इसको सपोर्ट नहीं करना, हमें ये ठप्पा लगाने को सपोर्ट नहीं करना, तो यस वाला ऑप्शन तो आपको हटा ही देना है। तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, सिर्फ 2 ऑप्शन बचे, आपका समय बच गया। नो दीज टर्म्स लेबल चिल्ड्रन बेस्ड ऑन एबिलिटी एंड आर नॉन इंक्लूसिव। बिल्कुल सही बात है कि ऐसे टर्म्स आपको यूज नहीं करने, क्योंकि ये इंक्लूसिव नहीं है। हर तरह के बच्चे को आपको क्लास में सिखाना है, और आप सिर्फ ये 4 बच्चे जिन पे आप ठप्पा लगा रहे हैं इन्हीं के बारे में बात करेंगे, तो बाकी बच्चों को इंक्लूसिव महसूस नहीं होगा, उनको नहीं लगेगा कि हमारे लिए भी है ये क्लासरूम। नो दीज कैटेगरीज आर नॉट सफिशिएंट, ये कह रहे हैं कि और कैटेगरी ऐड कर लो, इतनी इनफ नहीं है, इसमें तो आप डम भी ऐड करो, इसमें तो आप ये भी ऐड करो, वो भी ऐड करो। वो एकदम फालतू की बात है कि इडियट भी होनी चाहिए, कैटेगरी तो बहुत सारी होनी चाहिए। कैटेगराइज नहीं करना है या ठप्पा नहीं लगाना है बच्चे पे, आपको हर बच्चे को सिखाना है, इंक्लूसिविटी होनी चाहिए लैंग्वेज में। तो ये सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा कि आपको ये नहीं यूज करने, क्योंकि ये बच्चे को लेबल कर रहे हैं। लेबल करना पूरे सिलेबस में कहीं भी अच्छा नहीं माना जाता। ठप्पा लगाना बच्चे पे कि ये टॉपर है, ये फुद्दू है, या बिल्कुल पीछे रहता है ना, ये सब टर्म्स नहीं यूज करने हैं। ठीक है, चलिए आते हैं। विच काइंड ऑफ डाइवर्सिटीज शुड अ टीचर रेस्पेक्ट एंड इंक्लूड इन हर क्लासरूम, यानी किस प्रकार की डाइवर्सिटीज या विविधता को एक टीचर को रेस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए क्लासरूम में, और इंक्लूड करना चाहिए। रीजनल यानी क्षेत्रीय डाइवर्सिटी, कि किस रीजन से आप आ रहे हैं उसका सम्मान होना चाहिए, कि आप कहाँ से आ रहे हैं इस डाइवर्सिटी को। या फिर सोशियो कल्चरल या इकोनॉमिक या लिंग्विस्टिक, कि देखिए एक बच्चा है जो आर्थिक रूप से गरीब परिवार से आता है या अमीर से आता है, तो उस बेसिस पे आप रिस्पेक्ट करेंगे या इंक्लूड करेंगे क्लासरूम में, कि हमारी क्लास में तो देखो अमीर बच्चे ही रहेंगे, गरीब बच्चे तो हमारी क्लास में नहीं रह सकते। तो ये एकदम खराब तरीका है। कैसी डाइवर्सिटी चाहिए आपको, विविधता कैसी चाहिए? बाकी सबसे बेहतर क्या विविधता होगी क्लासरूम में, इकोनॉमिक भी होगी, लिंग्विस्टिक भी होगी, रीजनल भी होगी, सारे बच्चे सेम जगह से ही हों जरूरी तो नहीं है। लेकिन इन सबसे बेहतर जवाब कौन सा है? वो जवाब बेहतर है जो अपने अंदर बाकी जवाबों को भी इंक्लूड कर ले या बाकियों से बेहतर हो। तो सामाजिक सांस्कृतिक विविधता इज द बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सोशियो कल्चरल में रीजनल डाइवर्सिटी भी हो सकती है, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी भी हो सकती है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी हो सकती है, और सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी बेटर होती है, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखेंगे, अलग अलग त्योहार मनाना सीखेंगे, अलग अलग खाने पीने, पहनावा, भाषा, ये सब आ जाएगा। तो विविधता यानी एक दूसरे के साथ डिफरेंसेस के बावजूद रहना सीखेंगे। ये नहीं है कि तुम फलानी जाति समूह धर्म से आते हो तो तुमसे तो हम बात नहीं करेंगे, हम तो अपनी जाति वालों से ही दोस्ती करेंगे, अपने धर्म वालों से ही दोस्ती करेंगे, जो हमारी भाषा बोलते हैं उन्हीं से बात करेंगे। ये नहीं होगा। बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखेंगे अगर सामाजिक सांस्कृतिक डाइवर्सिटी होगी, है ना, कि अलग अलग भाषा, अलग अलग कपड़े पहनने वाले, अलग अलग खाना खाने वाले बच्चे एक क्लास में हैं। बात सही है? तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। जीन पियाजे एंड लेव वाइगोत्स्की हैव शिफ्टेड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग एज अ डैश प्रोसेस टू अ डैश प्रोसेस। यानी अब आपको देखना पहले क्या लिखा है पियाजे, अगर उल्टा लिखा होता तो जवाब बदल जाता। पियाजे एंड वाइगोत्स्की हैव शिफ्टेड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग एज अ, नहीं ये सेम ही रहेगा जवाब, इसमें कोई भी, क्योंकि दोनों रचनावादी हैं, दोनों क्या कहते हैं, 48% लोग ही इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, बाकी लोग गलत कह रहे हैं। नहीं, गलत जवाब दे रहे हो आप लोग, 48% लोग। अभी देखो, अब यहाँ पे कितना आसान सा सवाल है ये, इसमें कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं, कंफ्यूज पड़े हुए हैं आप लोग। 41%, 42% 1 कह रहे हैं, और 41% जो है वो 2 कह रहे हैं। तो ये 1 कहने वाले तो एकदम गलत हैं, क्योंकि आपने ध्यान से पढ़ा नहीं जवाब को, इसको, सवाल को। पियाजे एंड वाइगोत्स्की हैव शिफ्टेड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग एज अ प्रोसेस टू डैश। किससे किसकी तरफ शिफ्ट हुआ है? जैसे हम कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी समेटिव से फॉर्मेटिव की तरफ शिफ्ट करती है, ऐसे ही यहां पे पैसिव से एक्टिव की तरफ पियाजे और वाइगोत्स्की लर्निंग के पर्सपेक्टिव को शिफ्ट कर रहे हैं। आपने उल्टा देख लिया, बस पियाजे लिखा है, एक्टिव देख लो, खत्म। भाई सवाल को पढ़ना भी जरूरी है, नहीं तो ऐसी गड़बड़ होगी। फिर देखने में कितना आसान सा सवाल था। तो सीखने की समझ को निष्क्रिय प्रक्रिया से सक्रिय प्रक्रिया की ओर आप लेकर के जा रहे हैं। पियाजे और वाइगोत्स्की की अगर आप बात मान रहे हैं कि पहले बच्चे पैसिव थे, उनको मैकेनिकली रट्टे लगवा रहे थे, पियाजे और वाइगोत्स्की क्या कह रहे हैं कि इनको सक्रिय बनाओ, बच्चों को एक्टिव बनाओ। तो पैसिव से एक्टिव की तरफ लेकर के जा रहे हैं। तो सवाल पढ़ो तो सही ठीक से, पैसिव टू एक्टिव। ये नहीं कि बस एक्टिव देखा तो बढ़िया, भाई 2 जगह पैसिव एक्टिव लिखा हुआ है, क्या करोगे फिर? ठीक है ना। तो सवाल पढ़ के समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पे क्लियर है कि जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को निष्क्रिय से सक्रिय की ओर लेके जाने की बात कही है, क्योंकि यहां पे दोनों को एक तरह से यूज किया है। अगर ये सवाल जैसे मैं शुरू में कह रही थी, अगर वैसे लिखा होता, मैं तो आपको टेस्ट कर रही थी कि पियाजे और वाइगोत्स्की के बारे में अलग अलग पूछ रहा होता, तब
बात अलग हो जाती है और तब ऑप्शन भी अलग हो जाते हैं। इन ऑप्शंस पे पियाजे और वाइगोत्स्की को साथ रखा गया क्योंकि रचनावादी हैं, दोनों बच्चे को एक्टिव रखने की बात करते हैं, ये बात कॉमन है, चाहे पियाजे हो चाहे वाइगोत्स्की हो, बच्चा एक्टिव रहेगा दोनों के केस में, समझ रहे हो। तो पैसिव से एक्टिव की तरफ, क्योंकि रचनावादी कंस्ट्रक्टिविज्म है, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, अ टीचर कैन आइडेंटिफाई क्रिएटिव चिल्ड्रन इन हर क्लास बाय, यानी रचनावादी बच्चों को कैसे आप पहचानोगे क्लास में। क्रिएटिव मतलब कुछ नया, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ नया नोवल आइडियाज जो लाते हो, कुछ हट के सोचते हो लीक से। तो आउट ऑफ द बॉक्स बच्चे जो सोचते हैं, डाइवर्जेंट थिंकर्स हैं, क्रिएटिविटी कुछ नया सोचते हैं, उनको पहचानने का क्या तरीका है। इन 4 ऑप्शंस में से एक आपको फटाक से चूज करना है। पहला है देयर एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली, यानी उनकी अभिसारी सोच की क्षमता। कन्वर्जेंटली ये जो है आपका, कन्वर्जेंटली सोचना बिल्कुल उल्टा है क्रिएटिविटी के। अगर आप अभिसारी चिंतन करते हैं तो आप क्रिएटिव नहीं हो पाएंगे, है ना। इसमें इंटेलिजेंस लगती है कि 4 में से एक ऑप्शन चूज कर लिया, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग है, सिकुड़ती हुई। डाइवर्जेंट थिंकिंग में आप दिशाओं में सोचते हैं, तो डीसी साथ चलता है, सीसी नहीं। जॉय पॉल गिलफर्ड कहते हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन, दिशाओं में सोचना जो है वो रचनात्मकता के साथ जुड़ा हुआ है, और कन्वर्जेंट थिंकिंग के साथ जो है आपका क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी नहीं इंटेलिजेंस जुड़ी हुई है, कि 4 में से एक सही ऑप्शन पहचानना है, इसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग लगेगी, इसमें अभिसारी चिंतन लगेगा। सिकुड़ना है मतलब मल्टीपल ऑप्शन से एक ऑप्शन पे आना, सही ऑप्शन चूज करना, कन्वर्जेंट थिंकिंग है। एक विचार से, एक प्रॉब्लम से कई दिशाओं में सोच पाना, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग है। जब आप दिशाओं में सोचते हैं तब कुछ नया निकल के आता है कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ठीक। तो डीसी यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी साथ जाते हैं, क्रिएटिविटी और कन्वर्जेंट थिंकिंग साथ नहीं जाते। तो मैं ये बहुत बार कहती हूँ कि डीसी साथ चलता है, सीसी नहीं, ठीक है। देयर पॉपुलैरिटी अमॉन्ग पीयर्स, बच्चे कितने पॉपुलर हैं बाकी बच्चों के बीच, तो इनको पॉपुलर किड्स कहते हैं। जरूरी नहीं है जो बच्चे पॉपुलर हो स्कूल में वो बहुत क्रिएटिव भी हो, है ना। देयर इनोवेटिव स्टाइल ऑफ थिंकिंग, यानी कुछ मौलिकता, कुछ अलग तरह से सोचते हैं। हाँ, ये बात तो सही है कि कुछ इनोवेटिव सोचते हैं, कुछ डिफरेंट सोचते हैं, कुछ लीक से हटके सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, ओरिजिनल थिंकिंग रखते हैं, ये बात सही है। देयर सिलेक्शन ऑफ सिंपल एंड रिकॉल बेस्ड टास्क, तो याद रखना किसी चीज को, इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं लगती, इसमें मेमोरी लगती है, और वो इंटेलिजेंस का पार्ट है, कोई ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंस या फिर ये कह लीजिए कॉग्निशन का पार्ट है, उसमें कोई बहुत नई क्रिएटिविटी नहीं लगी। क्रिएटिविटी के 4 एलिमेंट हैं, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन। इस पे चर्चा किसी और दिन करेंगे, किसी और सवाल पे, लेकिन इसका मतलब है फ्लुएंसी मतलब बहुत सारे विचार आपको आते हो, एक समस्या है 50 सॉल्यूशन है। फ्लेक्सिबिलिटी, एक तरीका काम नहीं किया दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, लचीलापन जिसको कहते हैं। ओरिजिनलिटी, कुछ नया सोचना, कुछ नोवल, कुछ इनोवेटिव सोचना। और इलेबोरेशन यानी उस पर और एक्सपेंड कर पाना उस आइडिया पे, ठीक है ना। पढ़ लो कृष्णा चुपचाप से, इन सब चीजों में दिमाग है, क्या नहीं मेरे भाई से शादी कर लीजिए, काम तो कुछ बचा नहीं मुझे जीवन में, यही रह गया बस, अब सबके भाई बहनों को पकड़ के यही सब सोचूं, हैं। मतलब इतनी भी सीरियस नहीं हूं मैं, इसको बहुत सीरियस डांट ना माने, बट मैं सरप्राइज होती हूँ आप लोग कैसे कैसे जो है कमेंट्स जो है करते हो, हैं। पेपर की चिंता नहीं है, 1 महीने बाद पेपर है, या सबके भाई बहनों से शादी की बातें कराते रहो, कमाल कर रखा है। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 9, अगर हम देखें मतलब मैं यहाँ पे कमेंट पढ़ रही हूँ, कोई कुछ पूछ रहा हो तो मैं देख लूं, है ना। इनको दुनिया से अलग एकदम अतरंगी सवाल कुछ पूछेंगे, कि माहौल तो बनना चाहिए ना क्लास में। एनीवे, चलिए एक बार आते हैं। नहीं, मेरी शादी के चांसेस बहुत कम है, ये इन सब बातों से दूर रखिए मुझे। अ टीचर शुड एम्प्लॉय क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज विच फोकस ऑन, कक्षा प्रबंधन कौशल के कौन से तरीकों को टीचर को अपनाना चाहिए कि क्लासरूम में मैनेजमेंट रहे। ऐसे ही कोई भी सवाल पूछे तो क्लास डिस्टर्ब ना हो जाए, लेकिन हाँ माहौल भी बना रहे, मन भी लगा रहे, बोर भी ना हो हम क्लास में, है ना। तो बीच बीच में हंसी मजाक चलने चाहिए। अब छोटे बच्चे तो आप हैं नहीं, आप तो अडल्ट हैं, तो ऐसे सवाल ऐसी बातें आप करेंगे ही, और यंग टीचर है तो आप ऐसी बातें करोगे। देखिएगा, तो अगर हम बात करें आ टीचर शुड एम्प्लॉय, इतनी शादी की चिंता मेरी मम्मी को नहीं है जितनी आप लोगों को है। एनीवे, आते हैं। अ टीचर शुड एम्प्लॉय क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज विच फोकस ऑन, यानी अध्यापक को कक्षा प्रबंधन कौशल की किस प्रकार बल देना चाहिए, यानी क्लासरूम में मैनेजमेंट बना रहे इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए। और मेरा भाई बैठा है यहाँ, बहुत मारता है बच्चों को पकड़ पकड़ के जो ऐसी अजीब बातें करते हैं, मतलब आपको नहीं, समझ रहे हो ना। एनीवे, तो देखो एक बार, कंट्रोलिंग द क्लास थ्रू रिजिड रूल्स, मतलब कठोर नियमानुसार कक्षा नियंत्रण, यानी कंट्रोलिंग द क्लास थ्रू रिजिड रूल्स। रिजिड रूल्स वही है एकदम, टीचर इतना सीरियस रहे कोई उससे पूछ भी ना पाए कुछ, और इतने सीरियस टीचर कोई, अब देखो यहाँ कितना फ्रेंडली माहौल रहता है, सब कुछ कुछ बातें करते रहते हैं और पढ़ाई भी होती है। तो कठोर नियमानुसार कक्षा नियंत्रण, रिजिड तरीके नहीं होने चाहिए, चाहे वो क्लासरूम मैनेजमेंट के हो चाहे वो पढ़ाने के हो। एनीवे,
फिर आते हैं एक्सपेक्टिंग सेम बिहेवियर फ्रॉम ऑल चिल्ड्रन, सारे बच्चों से सेम व्यवहार की एक्सपेक्टेशन रखना जरूरी नहीं है भाई, कोई तो कहेगा शादी वादी की बात भी करेगा, कोई कुछ और पूछेगा, कोई कुछ और पूछेगा, तो हर तरह के बच्चे हैं, ठीक। मेकिंग स्टूडेंट्स अबाइड टू ऑल रूल्स विदाउट क्वेश्चनिंग, यानी बिना प्रश्न पूछे सबकी आज्ञा का पालन करने का संस्कार, कि बिना सवाल पूछे बस बात को मान लेना है, ये भी नहीं होना चाहिए, ये हिटलर शाही वाली क्लास हो जाएगी, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए क्लासरूम, ठीक। फिर आता है फोर्थ ऑप्शन, गिविंग एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी वो क्लासरूम मैनेजमेंट का तरीका बेहतर है जहां बच्चों को चिंतन करने का मौका मिले, वो सोचें जिस पे बात हो रही है, चर्चा हो, तो क्लासरूम अपने आप मैनेज रहेगी यदि बच्चा इन्वॉल्व है अपनी थिंकिंग प्रोसेस में, बच्चा जहां एक्टिव है वो बेस्ट तरीका है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, रोनिका एक टीचर हैं, वो कह रही हैं रोनिका प्रोवाइडेड अ मैप ऑफ इंडिया विद लैंड फॉर्म्स एंड रिवर्स टू हर स्टूडेंट्स एंड एनकरेज देम टू मेक इनिशिएटिव गेसेस अबाउट दी लोकेशन ऑफ मेजर सिटीज। इनिशिएटिव नहीं है, इंट्यूटिव होगा, यहां स्पेलिंग मिस्टेक है, इंट्यूटिव यानी सहज, जो उनको लगता है कि ये वाली सिटी यहां होगी, है ना। इंट्यूटिव गेसेस अबाउट द लोकेशन ऑफ मेजर सिटीज इन इट, हर अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग इज। फटाक से बताओ, जल्दी बताओ। तो रोनिका ने अपनी छात्राओं को भारत का मानचित्र दिया और अंतर्ज्ञान अनुमान के आधार पर मुख्य नगरों के स्थान बताने को प्रोत्साहित किया। उसका यह शिक्षण अवबोध का उपागम क्या कहलाएगा? इंट्यूटिवली, यानी बच्चे को जो लग रहा है कि कौन सी सिटी कहां होगी, वो अपनी प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल करे और फिर ये चीज मतलब वो लोकेशन का पता लगाए। तो टीचर ने क्या दिया? मैप दे दिया, बच्चों को इंडिया का मैप दे दिया और कहा कि लोकेट करो कौन सी सिटी कहां हो सकती है या कौन सा स्टेट जो है वो कहां हो सकता है। ठीक है जी, फटाफट से बताओ। बी 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 सारे ऑप्शन, 82% लोग बी कह रहे हैं। चलिए देखते हैं। रोट लर्निंग तो नहीं है क्योंकि बच्चे तो एक्टिव हैं, जब उनको मैप मिल गया वो इंट्यूटिवली देख रहे हैं एक्टिवली कि कहां कौन सी सिटी हो सकती है, तो वो डिस्कवर कर रहे हैं यानी खोज कर रहे हैं। बी ऑप्शन सही लग रहा है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन तो सिंपल सीधा बता दिया आपने, कुछ डेफिनेशन लिखवाई फिर बता दिया, ये भी गलत तरीका, नेगेटिव है। एक्सपोजिटरी टीचिंग भी नेगेटिव है कि आपने दिमाग में बस भर दिया, जो बताया उसको याद कर लो, रट्टा लगा लो, वो भी गलत तरीका है। तो यहाँ पे बच्चा एक्टिव है तो डिस्कवरी लर्निंग यानी बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है, अन्वेषण कर रहा है और तब सही जवाब तक पहुंचेगा, है ना। फिर चर्चा होगी उस पर कि कौन सा किसको सही लगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, प्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट एंड इट्स सब कॉन्सेप्ट्स, यानी ये कॉन्सेप्ट बताया और फिर सब कॉन्सेप्ट बताया। जैसे पियाजे की थियरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें 4 स्टेजेस होती हैं, ये 4 स्टेजेस के अंदर क्या क्या आता है? सब कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट है एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी, फिर इसके अंदर जुड़े हुए सब कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर उसके अंदर सब कॉन्सेप्ट्स होंगे इन अ हायरार्किकल एंड इंटरकनेक्टेड मैनर, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हायरार्किकल यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो किस संप्रत्यय तथा उसके उप संप्रत्यय की अधिक्रम तथा अंतर संबंधित रूप से प्रस्तुति जो है यहां हुई है, तो निमोनिक, ह्यूरिस्टिक्स, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर या एल्गोरिथम्स, बताइएगा। तो ये ग्राफिक ऑर्गेनाइजर होगा, ह्यूरिस्टिक नहीं है। ह्यूरिस्टिक अपने आपके फंडे होते हैं कि ये रिमोट नहीं चल रहा, चलो हाथ पे पटक के देख लेते हैं, सेल काम कर जाए। ये आपके अपने फंडे हैं जो प्रीवियसली काम किए हैं या आपको लग रहा है इंट्यूटिवली कि ये कर सकते हैं काम, तो ह्यूरिस्टिक नहीं है ये। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड है ह्यूरिस्टिक, लेकिन यहां पे ह्यूरिस्टिक नहीं है ये। निमोनिक शॉर्ट फॉर्म्स, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF, तो ये भी याद रखने की एक टेक्निक है, मेमोरी टेक्निक है कि शॉर्ट फॉर्म बना लिया आपने तो याद रहता है ना। लेकिन वो ये भी नहीं है, यहां तो कॉन्सेप्ट से सब कॉन्सेप्ट को एक चार्ट के माध्यम से या एक माइंड मैप के माध्यम से जोड़ा गया है, जो कि एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर के साथ ही फिट हो रहा है। एल्गोरिथम्स तो अपने फंडे या रूल्स होते हैं प्रॉपर, वो भी तरीका है सॉल्व करने का। तो यहाँ पे एक ही है कि चित्रण आयोजक या ग्राफिक ऑर्गेनाइजर के कॉन्सेप्ट को सब कॉन्सेप्ट से जोड़ करके एक चार्ट की फॉर्म में याद करना, चीजों को फ्लो चार्ट जैसा बनाना, जिसको आप माइंड मैप्स कह सकते हो, जिसको आप फ्लो चार्ट कह सकते हो, या ग्राफिक ऑर्गेनाइजर मतलब दिख रहा है जो ऑर्गेनाइज, मतलब ग्राफ के माध्यम से आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, है ना। चार्ट के माध्यम से आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे इंडिया के अंदर सब कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाएंगे भाई? गुजरात एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, गुजरात में भी सब कॉन्सेप्ट की अगर आप बात करोगे तो सूरत शहर है, यूपी में लखनऊ, फिर नोएडा, तो ये क्या है? एक कॉन्सेप्ट है और उसके सब कॉन्सेप्ट्स हैं जो ग्राफिक के माध्यम से या इमेज के माध्यम से आप सिखा रहे हैं, ठीक। तो ये माइंड मैप या फ्लो चार्ट या ग्राफिक ऑर्गेनाइजर आप कह सकते हो इनको। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये क्या कहता है? सेवरल एजुकेशनल रिपोर्ट्स आर रिवीलिंग दैट स्टूडेंट्स आर अंडर परफॉर्मिंग देन द एक्सपेक्टेड लर्निंग लेवल्स, यानी बहुत सारी एजुकेशनल रिपोर्ट्स, असर की रिपोर्ट आती है, एसर की रिपोर्ट आती है, साल में पता लगता है कि हमारे यहाँ हालत इतनी खराब है कि 5वीं क्लास के बच्चों को लिखना नहीं आ रहा। तो बहुत सारी एजुकेशनल रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि बच्चे जो है अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जितना एक्सपेक्टेड है उनकी, कि 10वीं का बच्चा है तो हिंदी फटाफट पढ़ लेगा, ये एक्सपेक्टेड लेवल है, या जोड़ घटाना गुणा भाग 8वीं का बच्चा कर लेगा,
और उससे पहले कर लेना चाहिए, बट 8वीं क्लास में भी बच्चा पढ़ नहीं पा रहा या बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा, इसका मतलब अंडर परफॉर्म कर रहा है, जिस क्लास में जिस लेवल पे जो आना चाहिए था वो नहीं आता उसको, तो इसका मतलब हम एज अ सिस्टम कहीं फेल हो रहे हैं। द फर्स्ट यूनिट ऑफ एनालिसिस टू अंडरस्टैंड दिस गैप शुड बी, यानी ये ऐसा हो क्यों रहा है, ये जो गैप है, जो कमी है, इस कमी को समझने के लिए विश्लेषण की प्रथम इकाई है कि क्या होना चाहिए। कहां पे आप एनालिसिस करें, कि सिस्टम में एनालाइज करें कि सिस्टम में कोई कमी है, हाँ बात सही है, बच्चे में कमी है, बच्चे में नहीं, ये चाइल्ड की बात नहीं है ना, ये ओवरऑल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ऐसा बहुत बच्चों के साथ हो रहा है, एक बच्चे पे बात नहीं हो रही, तो चाइल्ड को थोड़ी असेस करोगे, यहाँ पे सिस्टम फेल हो रहा है अगर बच्चा फेल हो रहा है। कम्युनिटी थोड़ी कर रही है, ये तो स्कूल अपने आप में एक समुदाय है आपका, आपको वहां सिखाना था, पेरेंट्स में कमी नहीं, आपको अपने सिस्टम में कमी ढूंढनी होती है, ना कि बच्चे या उसके माँ बाप में कोई भी कमी आपको यहाँ ढूंढनी है। तो ये तंत्र को आप समझेंगे कि सिस्टम कहां फेल हो जा रहा है, कि कैसे हम सही लेवल पे एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, कैसे टीचर्स ही गलत स्पेलिंग्स लिख दे रहे हैं बेसिक क्लास में पढ़ाते हुए, 1st to 5th में भी, है ना, तो वो क्यों नहीं हम अचीव कर पा रहे हैं। इसीलिए अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसकी बात करती है, जो आपका निपुण मिशन है ना, कि बेसिक जो आपका फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, यानी पढ़ना लिखना और बेसिक कैलकुलेशन बच्चे को 8-9 साल की उम्र तक आनी चाहिए, ठीक। तो ये एक बात है, तो सिस्टम को आप एनालाइज करेंगे अगर ऐसा हो रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, चिल्ड्रंस इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू लर्न इज इंक्रीज्ड व्हेन, बच्चे की आंतरिक अभिप्रेरणा कब बढ़ती है सीखने के लिए। लर्निंग इज सेंटर्ड अराउंड रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, देखिए रिवॉर्ड और पनिशमेंट को बहुत अच्छा जवाब कभी भी मत मानिएगा, ये बहुत सही तरीका नहीं है, घिसा पिटा तरीका है, जो मॉडर्न डे आपकी टेक्निक्स हैं या पेडागोजिकल तरीके हैं वो इसको बहुत अच्छा नहीं मानते, कि दंड के डर से पढ़ाओगे तब भी वो बहुत अच्छा नहीं सीखेगा, क्योंकि रीजन बाहर नहीं है, रीजन अंदर नहीं है, बाहर है। रिवॉर्ड और पनिशमेंट तो बाहर से मिलेगा ना, कि चॉकलेट दे दी तो रिवॉर्ड है। लर्निंग स्ट्रेटजीज फोकस ऑन मियर मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, ये भी रट्टाफिकेशन की बात कर रहे हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा का रीजन अंदर होगा कि आपको मजा आता है सीखने में, इसलिए सीख रहे हैं, क्यूरियोसिटी है, जॉय ऑफ लर्निंग है ना, रीजन अंदर है, देयर इंटरेस्ट है आपका। देयर लर्निंग एनवायरमेंट फोस्टर्स देयर सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड एजेंसी, बच्चा आंतरिक रूप से तब अभिप्रेरित महसूस करेगा जो उनका एनवायरमेंट है वो उनको बिलोंग्ड महसूस कराता है, यार ये हमारा टीचर है, ये हमारा स्कूल है, हमें मजा आता है यहाँ आकर के, है ना, हम अपने एक्शंस या अपने तरीके से कोई एक्टिविटी कोई मॉडल बना सकते हैं। एजेंसी मतलब उनको फ्रीडम है अपने एक्शंस लेने की, है ना, और वो बिलोंग्ड महसूस कर रहे हैं कि हाँ ये हमारा स्कूल है, तो उनके इमोशंस पॉजिटिवली कनेक्टेड हैं, तो बच्चा बेहतर सीख पाएगा, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा, क्योंकि फिर उसको मजा आएगा कोई एक्टिविटी करने में, क्यूरियोसिटी उसकी जिज्ञासा को जो है हवा मिलेगी। द टीचर एनकरेजेस ओबीडियंस एंड अडॉप्ट स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स, स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स को हम बहुत अच्छा नहीं मानते कि सबके लिए सेम तरीकों से पढ़ा रहे हैं। ओबीडियंस, ओवर डिसिप्लिन क्लास में कि सब शांत बैठे हैं, वो कोई बहुत बढ़िया क्लास नहीं है। बातचीत होनी चाहिए, हंसी मजाक भी होना चाहिए, एक्टिविटी भी होनी चाहिए क्लास में। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, विच इमोशन वुड फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कौन सा संवेग या आपका इमोशन है ना, आपकी कौन सी भावना या संवेग है जो अर्थपूर्ण सीखने को प्रोत्साहित करेगा, यानी मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग क्या होता है, दो तरह की लर्निंग हम पढ़ते हैं, रट्टाफिकेशन यानी रोट लर्निंग, और दूसरी हम पढ़ते हैं मीनिंगफुल लर्निंग। बेहतर क्या है, देखो रटंत विद्या चलंत नहीं, तो आपको तो रट्टा तो लगवाना नहीं है, बच्चों को मीनिंगफुल लर्निंग करानी है। मीनिंगफुल लर्निंग कब होगी, पियाजे वाइगोत्स्की इसकी बात करेंगे, जब बच्चा जो है सक्रिय होगा, जब वो रचना करेगा ज्ञान की, कंस्ट्रक्टिविज्म में जिसकी बात होती है, ठीक है जी। तो शेम, अगर आपने शर्मसार कर दिया बच्चे को, तो वो मीनिंगफुल लर्निंग नहीं कर पाएगा, डरा डरा सा बस याद करके कुछ सुना देगा। तो फियर, कोई पॉजिटिव इमोशन चाहिए ना हमको मीनिंगफुल लर्निंग के लिए, मीनिंगफुल लर्निंग के लिए पॉजिटिव इमोशन चाहिए, नेगेटिव नहीं। तो शेम तो नेगेटिव इमोशन है, शर्म तो अपने आप में नेगेटिव इमोशन है, फियर नेगेटिव इमोशन है, होपलेसनेस नेगेटिव इमोशन है कि निराशा भरी हुई है बच्चे के मन में, तो कहां से वो मीनिंगफुल लर्निंग कर पाएगा। लेकिन पॉजिटिव क्या है यहाँ पे, क्यूरियोसिटी, अगर वो जिज्ञासा है उसके अंदर, जानने की इच्छा है, क्वेश्चनिंग है अंदर, एक्साइटमेंट है जानने की, तो वो बेहतर सीख पाएगा, मीनिंगफुल लर्निंग होगी, क्योंकि वो अब जिज्ञासु है, वो सवाल पूछ रहा है, जानना चाहता है, अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, मैनी पेरेंट्स डिमांडेड अ बैन ऑन द पॉपुलर कार्टून शो शिनचैन as the children were imitating the central character's unruly behavior. This illustrates dash is or are an important agency of socialization. यानी बहुत सारे अभिभावकों ने, पेरेंट्स ने ये चाहा कि जो एक लोकप्रिय कार्टून रहा है बहुत समय तक, आपने मैंने बचपन में थोड़ा बहुत देखा है, शिनचैन, शौर्य ने तो खूब देखा है ना, तो वो देख करके बच्चे वैसे ही बोलते हैं, है ना, मुझे उसका डायलॉग याद नहीं आ रहा, नहीं तो वो ऐसे ही बोलते हैं कि वो अपनी बहन से, मम्मी पापा से कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलता रहता था। तो ये, और बहुत डिसिप्लिन्ड बच्चा नहीं था, जो उसके मन में आता था वो करता रहता था। अब वो बच्चा जो 3 से 6 वर्ष का बच्चा है, या छोटा बच्चा है, या चाइल्डहुड में, वो अगर उसको देख रहा है तो वो ऐसा ही बिहेवियर सीखेगा, वो तो कहेगा हाँ ऐसे ही तो करते हैं, क्योंकि वो समाज में कैसे रहते हैं ये वो बच्चा सीख रहा है, सामाजिकरण की प्रक्रिया, सोशलाइजेशन। अब वो कार्टून में देख रहा है कि वो किसी को कुछ भी बोल दे रहा है, मम्मी पापा की बात नहीं मान रहा है, जो उसका मन आता है वो करता है,
तो बच्चे भी यही सीख रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है, सामाजिकरण पे नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। तो पेरेंट्स ने कहा भाई ये बंद कराओ, इससे माहौल खराब हो रहा है, बच्चे गलत चीजें सीख रहे हैं। ये सोशलाइजेशन का एक एजेंट है, यानी वाहक है मीडिया। कार्टून उसी में आएगा ना, कोई भी मीडिया में, चाहे आप रील देख रहे हो, चाहे आप न्यूज देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, कोई शो देख रहे हो, कार्टून्स देख रहे हो, ये सब मीडिया का पार्ट है कि जो आप देखेंगे वैसे आप बन जाएंगे। तो अनरूली बिहेवियर बच्चे का या डिसिप्लिन खराब हो रहा है, ये बंद कराने की बात की गई पेरेंट्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि इससे ये पता लगता है कि इंपॉर्टेंट एजेंसी है सामाजिकरण की क्या, मीडिया, जिसमें वो कार्टून आ रहा था, है ना। ये सब भी इंपॉर्टेंट एजेंसीज ही हैं कि जिन दोस्तों में वो रहता है उनका भी प्रभाव पड़ेगा, वो कैसे बोलते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या खाना खाते हैं, कहाँ कौन से गाने सुनते हैं, ये सब सामाजिकरण की प्रक्रिया का पार्ट है। नेबरहुड, भाई आसपास नेबर्स हैं, उनसे भी वो रहने के, समाज में रहने के तरीके सीखेगा। रिलीजन से भी वो सामाजिकरण के तरीके सीखता है, ठीक है ना। कोई भी रिलीजन ये थोड़ी कहता है कि बांट दो सबको, कोऑपरेशन की ही बात करते हैं, बट फिर वो धर्म के ठेकेदार आ जाते हैं कुछ जो बांटने की ही बात करते हैं, या पॉलिटिशियंस आ जाते हैं कई बार। हालांकि आजकल तो ये सब बोलना भी पता नहीं बड़ा नेगेटिव लेते हैं लोग, बट सच तो यही है। तो अगर हम देखें तो ये सब सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की प्रक्रियाएं हैं। आपका धर्म एक जन्म में, आपका जन्म एक धर्म में हुआ, दूसरे में हुआ होता तो आप कुछ और बातें कर रहे होते। तो सामाजिकरण ऊपर से परत चढ़ी हुई है आप पे। तो ये आप समाज में कैसे रहेंगे, ये मीडिया से आप सीखते हैं और इसका आप पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए नेगेटिव चीजों से या बहुत सारी जो ब्रूटल मूवीज हैं उन सबको 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन भी किया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट टास्क्स शुड बी फोकस्ड अपॉन इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। सामाजिक रचनावादी क्लासरूम में कौन से टास्क होंगे जिन पे बल दिया जाएगा। सामाजिक रचनावादी यानी समाज के साथ एक्टिविटी करके बच्चा सीखता है, ये बात वाइगॉत्स्की कहते हैं। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट की जब भी बात आएगी तो समझ जाना वाइगॉत्स्की की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वाइगॉत्स्की की बात हो रही है। तो बच्चा जहां एक्टिव होगा और ग्रुप में एक्टिव होगा वो अच्छा हो जाएगा, तभी तो समाज में संरचना होगी या एक्टिविटी होगी, मीनिंगफुल लर्निंग होगी। टास्क दैट आर चैलेंजिंग एंड अलाउ क्रिटिकल थिंकिंग, यानी वो काम जो चुनौतीपूर्ण है और समालोचनात्मक चिंतन, यानी हर एक पहलू से किसी चीज को देख पाना, सिर्फ मान नहीं लेना जो आपको आपके दिमाग में ब्रेन वॉश कर दिया गया वो मान नहीं लेना। टास्क दैट आर रेपिटेटिव एंड मैकेनिकल, सिर्फ रिपीट हो रहे हैं, मैकेनिकल टास्क हैं, दो एकम दो, दो दूनी चार, या किसी चीज को 50 बार लिखो, इसमें कोई भी मीनिंगफुल लर्निंग नहीं है, ये रट्टाफिकेशन है। तो इसमें रचना तो ज्ञान की नहीं हो रही है। टास्क बेस्ड ऑन रिकॉलिंग द टेक्स्ट, अगर सिर्फ रिकॉल ही कर रहे हो, याद ही कर रहे हो किसी चीज को, तो ये भी कोई बहुत सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य नहीं है, एक्टिव नहीं है बच्चा यहाँ। टास्क दैट डू नॉट परमिट क्वेश्चनिंग बाय द चाइल्ड, अगर बच्चा सवाल ही नहीं पूछ सकता तो वो रट्टाफिकेशन ही है। तो मीनिंगफुल लर्निंग तो एक ही ऑप्शन में हो रही है, वो है कि टास्क दैट आर चैलेंजिंग एंड अलाउ क्रिटिकल थिंकिंग। जहां क्रिटिकल थिंकिंग तो बच्चा डिबेट करेगा, डिस्कशन करेगा ग्रुप्स में, है ना, और उसको चुनौती महसूस हो रही है, यानी चैलेंजिंग टास्क मिल रहे हैं, तो वो सीखने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करेगा, जानना चाहेगा। हो सकता है कोई रिसर्च पेपर पढ़े, कोई किताब पढ़े, कोई तरीका अपने दोस्तों से हेल्प ले, तो यहाँ पे बच्चा ज्यादा एक्टिव है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बेहतर है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है डैश रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक टाइम व्हेन चिल्ड्रन आर पर्टिकुलरली ससेप्टेबल टू सर्टेन काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई इन देयर एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन मैं आपको हर रोज करा रही हूँ अलग अलग भाषा में, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है ना। हर बार बस थोड़ा बहुत लैंग्वेज में ट्वीक करके ये पूछ लेते हैं इस सवाल को। तो डैश उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहणक्षम होते हैं, यानी एक ऐसा टाइम पीरियड जहां अगर एनवायरनमेंट में स्टिमुलाई मिल जाए, स्टिमुलाई भाषा हो सकती है, स्टिमुलाई फिजिकल एक्टिविटीज हो सकती हैं, स्टिमुलाई कोई म्यूजिक का माहौल हो सकता है, उद्दीपन यानी जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, एक्शन लेने पे बाधित कर रहा है, इस तरह के स्टिमुलस अगर मिल रहे हैं एनवायरनमेंट में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो तेजी से होगा उस टाइम पे। इसको सेंसिटिव पीरियड कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, संवेदनशील काल कहते हैं, या क्रिटिकल पीरियड कह सकते हो आप, कि यहाँ पे रैपिडली बच्चे का विकास जो है तेजी से हो जाएगा अगर सही से स्टिमुलस या सही एनवायरनमेंट मिल जाए, चाहे वो भाषा के लिए हो, चाहे वो फिजिकल। भाई अगर जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन आप देखते हैं वो क्या 20 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, या बैडमिंटन खेलना शुरू किया था, या टेनिस शुरू किया था। 6 से 12 साल की उम्र में ज्यादातर लोगों ने जो है खेलना शुरू कर दिया था, चाहे वो विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो साइना नेहवाल हो, चाहे वो स्मृति मंदाना हो, वॉट एवर। रीजन क्या है? क्योंकि वो सेंसिटिव पीरियड था शारीरिक विकास के लिए। उस समय पे यदि सही ट्रेनिंग मिल गई तो डेवलपमेंट बेहतर हो सकता है। ऐसे ही भाषा विकास के लिए भी वो क्रिटिकल पीरियड है, फास्टेस्ट पीरियड है, जब बहुत तेजी से उस समय विकास हो रहा है और सही माहौल मिल जाए। स्टिमुलाई क्या है? माहौल है। तो उस तरह का एनवायरनमेंट मिल जाए तो वो बेहतरीन काम कर जाएगा उस तरफ। ठीक है ना, तो क्रिटिकल पीरियड है, इंपॉर्टेंट पीरियड है अगर सही स्टिमुलाई मिल जाए तो। ये कोई एक्सप्लिसिट, प्लास्टिसिटी, ये सब फालतू बातें हैं यहाँ पे, इनका कोई सेंस बन नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, असर्शन और रीजन वाला सवाल,
फटाक से आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्टेटमेंट है, क्या है, कंपैरिजंस अमॉन्ग चिल्ड्रन कैन वेरी एक्यूरेटली असेस अ चाइल्ड्स डेवलपमेंटल प्रोसेस। यानी बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से यदि तुलना करके हम देखें तो सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से मापा जा सकता है। तो कंपैरिजंस को हम बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते हैं कि कंपैरिजन अगर आपको करना है तो बच्चे का खुद से ही कीजिए कि साल भर पहले आप कितने समझदार थे और आज कितने हुए, ये कंपैरिजन सही है। कि मैं कल से आज बेहतर हुई हूं या नहीं, ये कंपैरिजन सही है। मैं रोहित से या मैं शौर्य से कितनी बेहतर हुई हूं, ये कंपैरिजन बेवकूफी है ना, ये गला काट प्रतिस्पर्धा है। ठीक, तो बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से या शुद्धता से मापा जा सकता है? नहीं, बच्चे को खुद से आपको आकलन करना है। रीजन क्या है? द पैटर्न एंड सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट एज वेल एज द रेट्स ऑफ डेवलपमेंट आर द सेम फॉर ऑल चिल्ड्रन यूनिवर्सली। देखिए, सीक्वेंस चल जाता, पैटर्न चल जाता, बट रेट पूरी दुनिया में सारे बच्चे सेम दर से विकसित होते हैं, ये कहना गलत होगा। जिस चीज की समझ हो सकता है आपको 5 साल पहले आई हो, किसी को 5 साल बाद आए, सब में विकास की दर भिन्न नहीं होती, सारे इंडिविजुअल सेम नहीं होते, इसलिए आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। हर व्यक्ति यूनिक है अपने आप में, है ना। आप कुछ अच्छा सीख सकते हो किसी से, बट कंपैरिजन कैसे करोगे? कोई भी दो लोग पूरी तरह सेम हो नहीं सकते ना, दोनों का बिल्कुल एनवायरमेंट पूरी तरह सेम हो सकता है, एनवायरमेंट सेम भी हो तो जेनेटिक मेकअप सेम नहीं होगा, है ना। तो विकास का स्वरूप व अनुक्रम जो है वो सभी के लिए सेम गति से चलता है? नहीं, दोनों ही बातें गलत हैं, दोनों ही बातें गलत हैं। तो बोथ ए एंड आर फॉल्स, जितने लोग 84% लोग कह रहे हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। ए और आर दोनों ही गलत हैं भाई। सीक्वेंस सेम होगा, पैटर्न सेम होगा, पहले बच्चा खड़े होना सीखेगा फिर चलना सीखेगा, ये दुनिया भर में सेम है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सारे बच्चे एक ही दिन, 1 साल 4 महीने पे बच्चा दौड़ना सीख जाएगा तो सारे बच्चे सीख गए, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। सबके सेम टाइम पे दांत भी नहीं निकलते। पैटर्न सेम है ना, सीक्वेंस सेम है, स्टेजेस सेम होती हैं। ऐसा नहीं है कि पहले बच्चा बूढ़ा होगा बाद में जवान, बट रेट सेम नहीं हो सकता, दर भिन्न होती है विकास की। सेकेंडरी सोशलाइजेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। सेकेंडरी सोशलाइजेशन मैप्स द पीरियड इन डैश व्हेन द चाइल्ड बिगिंस टू अटेंड फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस सच एज स्कूल। बच्चों का द्वितीयक सामाजिकरण डैश की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देता है। तो जन्म से 2 वर्ष में कोई बच्चा आज तक स्कूल गया है? नहीं। ये मत कह देना हम तो क्रच में छोड़ देते हैं, उसको स्कूल मान रहे हैं, नहीं। शुरू हो रहा है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। 2 प्रकार का सोशलाइजेशन है, यानी समाजीकरण के 2 प्रकार हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, पहले आप जवाब दे लीजिए, 70% लोग सही जवाब दे रहे हैं, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा भी कर लेते हैं। जब आप सामाजिकरण क्या है, समाज के तौर तरीके, नियम कायदे कानून सीखना, समाज में रहते कैसे हैं, घर में कोई आए तो नमस्ते करते हैं, पानी पूछते हैं, है ना। बाहर शादी में जाते हैं तो एक तरह के कपड़े पहनते हैं, घर में रहते हैं तो एक तरह के कपड़े पहनते हैं, है ना। दोस्तों में रहते हैं तो एक तरह से बात करते हैं, बड़ों में रहते हैं तो एक तरह से बात करते हैं, मंदिर जाते हैं तो एक तरह से आप सर पे जो है कपड़ा रख रहे हैं या दुपट्टा रख रहे हैं, वॉटेवर, गुरुद्वारा जा रहे हैं तो एक तरीके से जा रहे हैं, मस्जिद जा रहा है कोई तो एक तरीके से जा रहा है। ये सब सामाजिकरण की प्रोसेस से ही हमने सीखा है कि समाज में रहने के तौर तरीके, नियम कायदे कानून, नॉर्म्स क्या हैं, उनको हमने समझा है। अब सोशलाइजेशन 2 प्रकार से होता है, एक है प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी प्राथमिक सामाजिकरण, एक क्वेश्चन आता ही है इससे, और दूसरा है सेकेंडरी सोशलाइजेशन यानी गौड़ सामाजिकरण। देखिए, प्राइमरी में जो पहला मुख्य फैक्टर है वो है फैमिली, यानी परिवार से होगा, तो जन्म से ही शुरू हो गया, है ना। बचपन से बच्चे से बातें करने लग गए, दूध पिलाना उसको, ये वो, कपड़े पहनाना, व्हाटएवर, प्राइमरी परिवार से शुरू हो जाता है। सेकेंडरी में आपका स्कूल या नेबरहुड, कई बार प्राइमरी में हम नेबरहुड को भी शामिल कर लेते हैं, बट स्कूल कभी भी प्राइमरी में नहीं आता, स्कूल हमेशा सेकेंडरी में आएगा, है ना। नेबरहुड, मीडिया, ये वो सब सेकेंडरी का पार्ट हो जाएंगे। सेकेंडरी, जब प्राइमरी की समझ थोड़ी बन गई है, बच्चे ने परिवार से बेसिक कुछ सीखा है, फिर आप सेकेंडरी की तरफ जाते हो। कोई भी स्कूल में थोड़ी पैदा होता है, बाद में जाएगा ना स्कूल बच्चा, या प्ले वे में भी बाद में जाएगा, 3 से 6 वर्ष में कम से कम जाएगा। तो 4 से 5 वर्ष के आसपास हम मानते हैं कि हाँ ठीक से जो है शुरू हो जाता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। देखिए, मिडिल चाइल्डहुड बहुत देर हो जाएगी। यहाँ पे फॉर्मल इंस्टीट्यूशन सच एज द स्कूल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल एज 6 से 11 होती है तो हम कहीं मिडिल में ही जाएगा। यहाँ पे एक और चीज भी तो लिखी हुई है ना, व्हेन द चाइल्ड बिगिंस टू अटेंड द फॉर्मल इंस्टीट्यूशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन मैप्स द पीरियड इन, यानी प्रारंभ हो जाता है किस अवस्था में, द्वितीयक सामाजिकरण। तो आपको सवाल के अनुसार भी तो जाना है, तो द्वितीयक सामाजिकरण तो शुरू हो जा रहा है जैसे ही बच्चा घर से निकल रहा है, वो प्ले वे में जा रहा है, वो पड़ोसियों के साथ खेल रहा है, तो द्वितीयक सामाजिकरण शुरू हो गया अर्ली चाइल्डहुड में ही, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि पूर्व बाल्यावस्था कहिएगा आप इसको, पूर्व बाल्यावस्था,
3 से 6 वर्ष या 2 से 6 वर्ष में हम इसको डाल सकते हैं। ठीक, यहां से कहानी शुरू हो गई। अब ऐसा नहीं है कि लेटर में बंद हो जाएगी, ये तो चलेगा, जीवन भर चलेगा सोशलाइजेशन, जन्म से मृत्यु तक चलता रहेगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। ये क्या कहता है, इन विच स्टेज कैन चिल्ड्रन वर्क विद हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्लोर लॉजिकल रिलेशनशिप्स बिटवीन स्टेटमेंट्स एंड हैव द एबिलिटी टू कोप विद एब्स्ट्रैक्शंस। देखो, एब्स्ट्रैक्शन लिखा हो यानी अमूर्तता, हाइपोथेटिकल सिचुएशन लिखा हो परिकल्पना, ये सब फॉर्मल ऑपरेशनल की तरफ इशारा करते हैं। पियाजे की आखिरी स्टेज हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग की बात हो रही है, सिंपल, जो कि आप लोग 75% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं कि हाइपोथेसाइज कर पाए, परिकल्पना कर पाए, अमूर्त चीजें जो सामने नहीं है, कॉन्क्रीट चीजें जिनको आप टच और फील कर सकते हो, लव पे आप सोच रहे हो, है ना, तो ये क्या है, अमूर्त है, हाथ में थोड़ी लेके दिखाओगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिक ऑफ जीन पियाजेज थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे की आलोचना कौन से ऑप्शन में हुई है, या पियाजे की थियरी का आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य क्या है। भाई आलोचना लगभग हर थियरी की, हर व्यक्ति की हो ही जाती है, आप ईश्वर बन जाइए फिर भी लोग, है ना, आपको आरती से लेके और किसी भी अच्छे, जो भी अच्छी बातें भी हो रही होंगी कहीं भी, डिसलाइकर्स या हेटर्स सब जगह मिल जाएंगे। तो ये वैसा ही है और होना भी चाहिए ये, लेकिन क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग में अंतर होता है। ट्रोलिंग होती है वैसी फालतू में, आपके पास कोई लॉजिक नहीं है तो कह दो इसकी तो शक्ल खराब है, अब ये ट्रोलिंग है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिक में लॉजिक होता है ना, वो तर्क देगा, अलग अलग पहलुओं से समझा जाएगा किसी चीज को, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना है कि इस थियरी में ये प्रॉब्लम है, तो आपको प्रॉब्लम पहचाननी है कि क्रिटिकली अगर देखें तो क्या क्रिटिसिज्म हो सकता है, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज डिपेंडेंट ऑन देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करता है, ये बात हो सकती है। लेकिन पियाजे थोड़ी करते हैं ये बात, हाँ ठीक है, नहीं करते हैं, तो इसलिए क्रिटिसिज्म भी हो सकता है। 35% लोग ही सही जवाब दे रहे हैं, यही है इसका सही जवाब। क्यों है अभी आएंगे उस पर, सिर्फ 35% लोग सही जवाब दे रहे हैं। तो हल्का सा क्वेश्चन चेंज करते हैं, और वैसे सारे के सारे ओवर कॉन्फिडेंट घूम रहे होंगे कि भैया पियाजे तो हम पढ़ चुके हैं, हमें तो कुछ और बताओ। देख रहे हो कैसे सवालों में आप फंसोगे फिर। चिल्ड्रन आर एक्टिव बींग्स, ये बात एकदम सही है कि पियाजे तो कहते हैं कि बच्चे सक्रिय हैं, ये क्रिटिसिज्म थोड़ी है, ये तो इनकी पॉजिटिव बात है, ये तो पक्ष में है पियाजे के। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स, हाँ पियाजे ये कहते हैं कि बच्चों का सोचने का प्रकार काइंड इज डिफरेंट, अमाउंट इज सेम, यानी क्वालिटी में अंतर है। बच्चा सोचेगा मेरा पेन टूट गया, आप सोच रहे होंगे कि आपका दिल टूट गया। तो अडल्ट्स और बच्चों की सोच में अमाउंट में दिक्कत नहीं है, मात्रा सेम है, आप भी सोच रहे हैं, बच्चा भी सोच रहा है, क्वांटिटी की दिक्कत नहीं है, क्वालिटी में अंतर है। तो पियाजे की 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस हैं कि बच्चा अलग अलग क्वालिटी में अलग सोचता है, आपसे गुणात्मकता में अलग सोचता है अडल्ट के मुकाबले, वो यानी उसकी सोचने के जो प्रकार हैं, उसके थॉट्स का टाइप अलग होगा, क्वालिटी अलग होगी, गुणात्मकता अलग होगी। क्वांटिटी तो वो भी सोच रहा है, 50 विचार उसके भी दिमाग में आ रहे हैं, आपके भी आ रहे हैं, वो शिनचैन के बारे में सोच रहा है, आप शिजुका के बारे में सोच रहे हैं, है ना, आते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन टेक्स प्लेस बाय देयर एक्टिंग अपॉन द एनवायरमेंट, ये भी बिल्कुल पियाजे कह ही रहे हैं कि एनवायरमेंट में जो भी चीजें हैं उन पे एक्ट करके वो अपने दिमाग की विकास करता है, बात सही है, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका होता है। ये तीनों बातें सही हैं। एक बात जो हमें अटपटी लग रही है, और क्योंकि यही क्रिटिसिज्म फिर बचता है, बाकी चीजें तो पॉजिटिव है पियाजे के बारे में, कि डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज डिपेंडेंट ऑन देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, सामाजिक सांस्कृतिक पहलू को उतना महत्व पियाजे ने दिया नहीं, ये इनका क्रिटिसिज्म है, क्योंकि सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव की बात वाइगॉत्स्की करते हैं ज्यादा, पियाजे ने उतना ध्यान नहीं दिया इस पे, थोड़ा सा एक फैक्टर उन्होंने इंक्लूड किया है, लेकिन उतना मेजरली उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि समाज और संस्कृति भी तो महत्वपूर्ण है। ये जब एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं एनवायरमेंट में ये पेन पड़ा हुआ है, इसके साथ इंटरेक्ट करके बच्चा अपनी समझ बना रहा है, ये समाज संस्कृति पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। तो ये इनका क्रिटिसिज्म है कि सोशल पहलू को उतना इन्होंने जोर नहीं दिया जितना वाइगॉत्स्की देते हैं। तो फर्स्ट जो है इसका क्रिटिसिज्म है थियरी का, पियाजे की। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। एक और क्रिटिसिज्म इनका आता है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष के बच्चों को इन्होंने कम आंका है। कई सारे बच्चे जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं वो बहुत सारी चीजें पहले ही सीख जाते हैं, जो पियाजे कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो बाद में आएगा। तो वो भी एक क्रिटिसिज्म है, वो तो समय के साथ आप अलग अलग सवाल करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। कई सारे क्रिटिसिज्म होते हैं। मीरा अ ग्रेड 4 स्टूडेंट इज एबल टू रीड ओनली एट द लेवल ऑफ अ ग्रेड 1 स्टूडेंट। 4th क्लास की बच्ची है मीरा, और सिर्फ 1st क्लास के लेवल का वो पढ़ पाती है, यानी जितना एक पहली कक्षा के बच्चे को पढ़ लेना चाहिए, ये मीरा है जो 4th क्लास में आकर के बेचारी पढ़ पा रही है। अब बेचारी इसलिए अब मेथड्स की दिक्कत रही, बच्चे की दिक्कत रही, कुछ तो सिस्टम का ही दिक्कत रहा होगा, हम तो बच्चे में कमियां नहीं निकालते, है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो मीरा कक्षा 4 की विद्यार्थी है, पठन के संदर्भ में वह केवल उतना ही पढ़ पाती जितना किसी कक्षा 1 के विद्यार्थी का स्तर होता है।
अब अगर हम यहां पे देखें, शी ऑल्सो हैज डिफिकल्टी मैचिंग साउंड्स, उसको साउंड्स को भी मैच करने में दिक्कत होती है। यानी अगर हम बात करें तो SAW 100 की साउंड आएगी, वो उसको दिक्कत आ रही है मैच करने में। स्पेलिंग में दिक्कत है ना, हो सकता है वो 100 को वॉज पढ़ रही हो। वर्ड्स में, रीडिंग लेटर्स में दिक्कत है। तो मीरा शोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, यानी जो मीरा है वो मीरा को ध्वनि का मिलान करने में, शब्दों की वर्तनी तथा पठन में भी कठिनाई आती है। मीरा निम्नलिखित में से किसके लक्षण प्रदर्शित कर रही है? डिफिकल्टी इन रीडिंग, डिसलेक्सिया है। लेटर्स को या स्पेलिंग्स को समझ ना पाना, साउंड और लेटर्स को जोड़ के पढ़ ना पाना, ये सब डिसलेक्सिया का ही लक्षण है। ठीक है ना। डिस्प्रेक्सिया में तो चलने फिरने में दिक्कत होती है, मोटर स्किल्स में, टाई लगाने में, जूते के फीते बांधने में, वो डिस्प्रेक्सिया है, मोटर स्किल्स की दिक्कत। ये डिसऑर्डर्स एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं बेसिकली। तो ये मोटर स्किल्स की दिक्कत डिस्प्रेक्सिया है। डिसकैलकुलिया में मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन की दिक्कत होगी, है ना। डिसग्राफिया में राइटिंग की दिक्कत होगी। तो ऑप्शन बचता ही नहीं है कुछ डिसलेक्सिया के अलावा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप लोग बाकी ऑप्शन लगा कैसे दे रहे हैं। कोई और ऑप्शन सही कहां बचा है? बचा ही नहीं। पढ़ने से संबंधित विकार है, जो ईशान अवस्थी था तारे जमीन पर में, वो इसका उदाहरण है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, ये क्या कहता है? टू एंश्योर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, SEDGs बोलते हैं इनको, SEDGs। देखो पिछले 2-3 बार से जो है NEP का क्वेश्चन आ नहीं रहा है सीटेट में। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पहले नहीं आए हैं या आ नहीं सकते हैं। ऑनलाइन पेपर जब हुआ था 2-3 बार, तो आपका 2 बार तो हुआ, ये 2 महीने चलता था पेपर, तो आपके ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से सवाल आए हुए थे और आते थे और अभी भी आ सकते हैं। तो आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इग्नोर करके नहीं जा सकते कि पिछले 2 बार से नहीं आ रहा है तो अभी भी नहीं आएगा, है ना। तो ये कह रहे हैं कि टू एंश्योर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, यानी वो बच्चे जो सोशियो इकोनॉमिकली या सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े या अलाभान्वित ग्रुप से आते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस द करिकुलम एंड पेडागोजी शुड बी, यानी जो करिकुलम है, पाठ्यचर्या है, और पेडागोजी जो पढ़ाने के तरीके हैं और जो पढ़ाया जा रहा है या जो भी एक्टिविटीज कराई जा रही हैं, वो कैसी होनी चाहिए? सेंटर्ड अराउंड एग्जाम्स, एग्जाम्स के अराउंड सेंटर करके कोई भला नहीं होगा, बच्चों को एक्टिव करना है। टेक्स्ट बुक के अराउंड सेंटर करके कोई भला नहीं होगा। स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्म मेथड कर दोगे तो बिल्कुल सही नहीं है। अलग अलग बच्चों के लिए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। तो एक ही है जहां पे संदर्भ की बात हो रही है। एंगेजिंग होनी चाहिए पेडागोजी, यानी बच्चों को इन्वॉल्व होके अच्छा लगे और वो जिस संदर्भ से आ रहे हैं उस संदर्भ के एग्जाम्पल्स आपको देने हो, या आप उस संदर्भ से बच्चे के जीवन से जोड़ पा रहे हो आपकी शिक्षा को। तो ये एक अलग सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स बनाए जाएं कि बच्चे जो हैं, हर एक बैकग्राउंड से आने वाला बच्चा सीख पाए, उसको आप कनेक्ट कर पाएं, उसके संदर्भ से, उसके रियल लाइफ से जोड़ करके पढ़ा पाएं। तो ये बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है। तो बच्चे का भला देखना है आपको, सही जवाब तक आप अपने आप पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, सेक्स इज डैश वाइल जेंडर इज डैश। ये 1 नंबर का सवाल अलग अलग तरीकों से बहुत बार पूछा गया है सीटेट में आज तक, और कोई भी सरप्राइजिंग बात नहीं होगी कि फिर से आ जाए। ठीक है जी। तो अगर हम देखें सेक्स क्या है, आपको पता है बायोलॉजिकल है, जैविक संरचना है, कि बायोलॉजी में डिफरेंस है मेल और फीमेल की, ये सेक्स है। जेंडर एक सोशली कंस्ट्रक्टेड कहानी है कि महिलाएं झाड़ू लगाएं और पुरुष जो हैं वो बाइक चलाएं। तो ये समाज ने कंस्ट्रक्ट किया है, ये सब पे लागू नहीं होता कि सारी महिलाओं को एक तरह की चीजों में ही इंटरेस्ट होगा। तो जेंडर समाज ने कंस्ट्रक्ट किया है ना, कि अगर लड़कों को साड़ी और सूट पहना दिया जाता तो वो सामाजिक संरचना हो जाता। आप कहते हैं हाँ लड़के तो यही कपड़े पहनते हैं, और लड़कियों को उल्टा अगर हम कुर्ता पजामा पहना देते तो आप कहते हैं हाँ ये ठीक है। होता भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के कपड़े हैं। तो जेंडर जो है वो सामाजिक संरचना है, समाज ने बनाया है। GS से याद रख सकते हो, जेंडर क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। वहीं सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, या BS से याद रख सकते हो। ठीक है, ये वो वाला BS नहीं है जो आप लोग जेन जी लोग समझते हैं। सेक्स इज डैश, यानी सेक्स इज बायोलॉजिकल, बिल्कुल सही है। वाइल जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं सोशली कंस्ट्रक्टेड है सेक्स, नहीं ये जेंडर है। कल्चरल सोशल नहीं, बायोलॉजिकल आपका। तो लिंग देखिए, ये हिंदी में इसमें कंफ्यूजन होती है, कई बार ये लिंग लिख देते हैं सेक्स को भी और जेंडर को भी। तो आपको इंग्लिश वाली साइड झांक के देख लेना है। तो लिंग एक जैविक संरचना है, वहीं जेंडर जो है एक सामाजिक संरचना है। यहाँ पे तो चलो फिर भी इन्होंने दे दिया है कि जेंडर लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन प्रमोटेड बाय राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज RPWD एक्ट 2016। ये इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है, 5 नंबर का आता है। इंक्लूसिव एजुकेशन पूछा जा सकता है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, है ना। तो कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज, यानी दिव्यांग जनों के लिए विशिष्ट शिक्षा की अनिवार्यता। हाँ ये बात तो होती है।
फिर और क्या है, डिस्क्रिमिनेशन इन असेसिंग एंटाइटलमेंट्स बेस्ड ऑन डिसेबिलिटीज, यानी डिस्क्रिमिनेट करो बच्चे को अलग अलग डिसेबिलिटी के बेस पे नहीं। डिनायल ऑफ राइट्स टू एजुकेशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, यानी जिनको डिसेबिलिटी है उनको डिनाई कर दो, आप उनको एजुकेशन मत दो। 21 तरह के डिसेबिलिटीज की बात राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट आरपीडब्ल्यूडी एक्ट करता है। इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, ये बात हमें सही लग रही है, बेहतरीन लग रही है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे वो भी हमें थोड़ा ठीक लग रहा था, नेगेटिव नहीं लग रहा था, देखते हैं उसमें क्या कमी है, क्योंकि ये तो पक्का है कि ये बेहतरीन जवाब है। जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव कि बच्चे को डिसेबिलिटी के आधार पे किसी भी पहलू में जीवन के, चाहे वो ट्रैवल कर रहा हो, स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई हो, कोई और एक्टिविटी हो, उसके साथ भेदभाव ना हो, है ना, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, बच्चे को इक्वली ह्यूमन समझा जाए, इक्विटी का ध्यान रखा जाए, है ना। तो अगर हम देखते हैं तो पहला ऑप्शन क्या, कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन फॉर पर्सन, नहीं, ये तो नेगेटिव है, स्पेशल एजुकेशन लिखा हुआ है, ये हमने मिस कर दिया था। स्पेशल एजुकेशन नहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन चाहिए। स्पेशल एजुकेशन हो गया उनको अलग स्पेशल स्कूल्स में पढ़ाओ, कि एक बच्चा जो ब्लाइंड है उसको ब्लाइंड स्कूल में ही पढ़ाओ, ये बहुत इंक्लूसिव तरीका नहीं है, क्योंकि समाज में तो सबको एक साथ ही रहना है। एजुकेशन फॉर ऑल, एक रेगुलर स्कूल सिस्टम में सब एक साथ सीख सकें, चाहे डिसेबिलिटी हो किसी को, कोई गिफ्टेड हो, कोई स्लो सीखता हो, वो इंक्लूसिव एजुकेशन है। आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट यही कह रहा है कि आप इवन एक्सेस, बैरियर फ्री एक्सेस मिल पाए, कि हॉस्पिटल से लेके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के हर जगह जो है ऐसी हो कि एक व्यक्ति जो व्हील चेयर पे है वो भी जा पाए और नॉर्मली तो जा ही पाए व्यक्ति, एक्सेस जो है वो मिल पाए। तो इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करेगा ये जो आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन हेल्प्स इन मीटिंग द नीड्स ऑफ, समावेशी शिक्षा जो है वो किसकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, स्टूडेंट्स फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज, यानी जो माइनॉरिटी से आने वाले बच्चे हैं, अल्पसंख्यक धर्म या समुदाय के बच्चे हैं, उन्हीं को इंक्लूड किया जाए, नहीं भाई बाकी सबको भी करो। स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज ओनली, नहीं, ये सिर्फ डिसेबिलिटीज या स्पेशल एजुकेशन के लिए नहीं है, इंक्लूसिव एजुकेशन सबके लिए है, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, चाहे एक बच्चा गिफ्टेड है, चाहे एक बच्चा डिसेबल्ड है, चाहे एक बच्चा जो है स्लो सीखता है, नो मैटर वॉट। स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस ओनली नहीं, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, हर बच्चे की नीड को एक रेगुलर स्कूल सिस्टम में आप पूरा कर पाए, वही कहती है इंक्लूसिव एजुकेशन। बात सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, डिस्फेजिया इज प्रीमैरली एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी इन, डिस्फेजिया किस तरह की समस्या या कठिनाई से जुड़ी हुई एक समस्या है या लर्निंग डिसेबिलिटी है। रीडिंग द टेक्स्ट, डिस्फेजिया नहीं डिसलेक्सिया होता है, रीडिंग द टेक्स्ट तो पठन संबंधी विकार, तो डिसलेक्सिया होता है। देखो 62% लोग फर्स्ट जवाब दे रहे हैं, शाबाश, अपने लिए ताली बजाइए, अपनी पीठ थपथपा लीजिए थोड़ी देर के लिए, इतना अच्छा जवाब आपने दिया है जल्दीबाजी में, शाबाश। आई एम तो वेरी मच प्राउड ऑफ यू गाइज, अमेजिंग, आज जो आपने किया है ना, शत शत नमन है आपको। तो डिस्फेजिया इज प्रीमैरली एसोसिएटेड विद परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ये डिसकैलकुलिया होता है, कैलकुलेशन में दिक्कत है बच्चे को। क्रिटिकल थिंकिंग में दिक्कत हो रही है, क्रिटिकल थिंकिंग का ये वाला तो हमने कुछ नहीं पढ़ा है, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, है ना, इन सब में आपका डिस्फेजिया, इन सब से क्रिटिकल थिंकिंग तो हमने किसी में नहीं पढ़ा। तो एक ही ऑप्शन बचता है जो फाइनली 52% लोग दे पा रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स में दिक्कत होगी डिस्फेजिया वाले बच्चे को, या कॉम्प्रिहेंशन में, लैंग्वेज को समझने में दिक्कत होगी, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत होगी, यानी वो समझ नहीं पाएगा आप क्या कह रहे हो, और जब समझेगा नहीं तो कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएगा, अपने आप भी नहीं समझा पाएगा जब समझ ही नहीं आएगा तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की दिक्कत है, भाषा को कॉम्प्रिहेंड करके यानी समझने में दिक्कत है। जैसे मैं जो बोल रही हूँ हो सकता है कि बच्चे को समझने में दिक्कत हो, कॉम्प्रिहेंड करने में दिक्कत हो, डिस्फेजिया वाले बच्चे को, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में अपने आप दिक्कत हो जाएगी, जब आप समझ नहीं पाएंगे तो फिर आप जवाब कैसे देंगे, या अपनी बात को कहेंगे कैसे और दूसरी बात को समझेंगे कैसे, तो कम्युनिकेशन की दिक्कत हो गई, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल हिंडर द सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, यानी वो बच्चे जिनको भाषा बोलने से संबंधित या भाषा के इस्तेमाल से संबंधित समस्या है, उनको इंक्लूड करने में, एक समावेशन करने में उनके किस एक ऑप्शन है जो बाधा बनेगा, यानी लैंग्वेज डिसेबिलिटी वाले बच्चे को इंक्लूड करने में हिंड्रेंस या प्रॉब्लम या बैरियर कौन सा ऑप्शन बनेगा, आपको ये देखना है कि लैंग्वेज डिसेबिलिटी वाले बच्चे को दिक्कत किस ऑप्शन से होगी।
या कौन सा एक ऑप्शन है जो पक्ष में नहीं है लैंग्वेज डिसेबिलिटी वाले बच्चे के? ब्रेक टास्क एंड असाइनमेंट्स टू शॉर्ट इजी टू मैनेज स्टेप्स, ये तो अच्छी बात है। डिस्करेज द यूज ऑफ विजुअल्स टू सपोर्ट एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल्स, यानी आप जो अभिवृत्त्यात्मक भाषा कौशल का समर्थन करने के लिए जो दृश्य सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, आप उसको हतोत्साहित करेंगे। भाई जब बच्चों को लैंग्वेज की दिक्कत है तो आप विजुअल्स दिखाइए ताकि वो और इजीली समझे। आप इसको डिस्करेज करेंगे, आपको एनकरेज करना था, तो यही गलत है। और जो गलत है वही सही है, क्योंकि हमसे हिंड्रेंस ही पूछा था। यूज ऑफ प्री प्लानिंग स्ट्रेटजीज, रिटन टास्क, ओरल टास्क, इन सब का आपको व्यवस्था करके रखनी है, ये ठीक है। रिड्यूस ऑडिटरी एंड विजुअल डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए बच्चा कि क्लास में कोई बात चल रही है, बाहर से कोई शोर मचा रहा है, तो वो उसको पहले ही समझने में दिक्कत है, आप डिस्ट्रैक्शन बढ़ा के रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर कि अगर आप डिस्करेज कर रहे हैं बच्चे को विजुअली, उसको क्योंकि जो भाषा समझने में उसको दिक्कत आ रही है, और जब आप एप्पल बोल रहे हैं, एप्पल दिखा भी दिया, विजुअली दिखा दिया, तो ईजी हो जाएगा ना समझना, जिसको लैंग्वेज या स्पीच की दिक्कत है उसको। तो आप ये कह रहे हैं इसको डिस्करेज करो, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। इंटेलिजेंस इज डैश अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर। ये एक क्वेश्चन इंटेलिजेंस पे आता है, ये कई बार 2 भी आता है, तो हर एक टॉपिक को शामिल करने की कोशिश पूरी की गई है, जो 30 क्वेश्चंस का सेट है उसमें पेपर 2 इंक्लूडेड है भाई। इसमें क्यों गलतफहमी में रहते हो कि पेपर 2 नहीं? पेपर में बैठ के पहले कर लो, जो जो कराया जा रहा है ना वो कर लो, और जब पेपर में बैठोगे तब बताना कि कितना काम आया कि नहीं आया, उसकी चिंता मेरी है। पेपर 2 पेपर 1 में सिलेबस में 0% का अंतर है, वो लेवल में लेके चल रही हूँ, उसकी टेंशन मत लो आप। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया है इन्होंने कि बुद्धि के कई प्रकार है, 8 प्रकार की बात की है फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की पुस्तक में, कि बुद्धि जो है म्यूजिकली भी इंटेलिजेंट हो सकता है एक व्यक्ति, काइंस्थेटिकली भी इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई गाने में अच्छा होगा, कोई जो है वो लॉजिकल मैथमेटिकली या साइंटिफिक स्टडीज या मैथमेटिक्स में अच्छा होगा, कोई बच्चा है जो स्पेस को डेकोरेट करने में बहुत अच्छा होगा या दिशाओं का ज्ञान बड़ा अच्छा होगा, उसके अंदर स्पेशल इंटेलिजेंस। तो पूछा है कि इंटेलिजेंस क्या है गार्डनर के अकॉर्डिंग? पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर है, ये तो लर्निंग होता है, ये तो लर्निंग की डेफिनेशन है एक तरह से, ये कोई गार्डनर इंटेलिजेंस की नहीं है। नेगेटिव चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर की बात यहाँ हो ही नहीं रही, इंटेलिजेंस की बात हो रही है। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस, और चेंज इन बिहेवियर को हम लर्निंग से जोड़ते हैं। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, ये क्रिएटिविटी की बात होगी, क्रिएटिव थिंकिंग या क्रिएटिविटी रचनात्मकता की बात है, यहाँ इंटेलिजेंस की बात हो रही है। एक ही ऑप्शन बचता है जो कि 61% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं, अ सेट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट एबिलिटीज। ये जितने लोगों को आसान लगते हैं ना क्वेश्चन, जब आप लोग हर सवाल में 70% से ज्यादा सही जवाब देने लगेंगे तो मैं मान जाऊंगी कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अ सेट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट एबिलिटीज, कई विशिष्ट क्षमताओं का समूह। भाई म्यूजिकल एबिलिटी हो सकती है किसी में कुछ हो सकता है, तो अलग अलग प्रकार से लोग इंटेलिजेंट हो सकते हैं, उसको इंटेलिजेंस कह रहे हैं हम। फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, आखिरी सवाल है आज का। इन ऑर्डर टू एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऑफ लर्नर्स, टीचर्स शुड एनकरेज डैश एंड शुड प्रमोट डैश थिंकिंग अमॉन्ग लर्नर्स। यानी शिक्षार्थियों के समस्या समाधान कौशलों को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को डैश को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच डैश चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। यानी किस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा दें कि बच्चे समस्या समाधान करता बने, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी स्किल है जो लाइफ में आपको सबसे ज्यादा इस्तेमाल करनी है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी, और अगर आपको कुछ नया इनोवेट करना है, बच्चों को साइंटिस्ट बनाना है, कोई इकोनॉमिस्ट बनाना है, किसी और फील्ड में जाना है, स्पोर्ट्स में क्यों ना जाना हो, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, अगर बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो जीवन गुजारना मुश्किल हो जाएगा, फिर वो डिपेंडेंट रहेगा सब पे। प्रॉब्लम है, आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। तो बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बेहतर कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं एज अ टीचर, और बच्चा इसमें एक्टिव है, ये एक रचनावादी परिप्रेक्ष्य है, यानी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट या कंस्ट्रक्टिविज्म, प्याजे वाइगोत्स्की दोनों इसकी बात करेंगे अपने अपने तरीके से। तो बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एक्वायर करे, इसके लिए टीचर शुड एनकरेज व्हाट? वर्बलाइजेशन, यानी मौखिकीकरण। भाई वो समस्या को वर्बलाइज तो कर पाए कि प्रॉब्लम है क्या, इसको बोल पाए, शब्दों में लिख पाए, प्रेजेंट कर पाए, मौखिक रूप से बता पाए, वॉट एवर, वो वर्बलाइज कर पाए, ठीक है। एंड शुड प्रमोट एनालॉजिकल थिंकिंग, हाँ सही लग रही है बात, तो पॉजिटिव लग रही है, फिर भी बाकी ऑप्शन चेक करेंगे। देख रहे हैं कितने लोग गलत जवाब दे रहे हो आप, इसमें 50% लोग जो है गलत जवाब दे रहे हैं। रट्टाफिकेशन मत लगाओ भाई, ये रट्टे का ही रिजल्ट है कि आप ऐसा जवाब दे रहे हो, है ना। ये फंक्शनल फिक्सनेस कभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प नहीं करता, बाधा करता है, ये बाधा हिंड्रेंस है। फंक्शनल फिक्सनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जहर है या नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। सरकार कहाँ पढ़ लिया आपने, किसने पढ़ा दिया आपको, क्या हुआ है आपके साथ, हैं? सब ठीक हो जाएगा। ये फंक्शनल फिक्सनेस कैसे ठीक लग रहा है भाई आपको? फंक्शनल फिक्सनेस प्रॉब्लम है। अगर आपके अंदर फंक्शनल फिक्सनेस आ गई, यानी आप एक ही तरीके से देख पाते हैं किसी भी चीज को, कोई भी प्रॉब्लम हो, मम्मी कह रही है ये फोन चलाती हो इसकी वजह से दिक्कत है,
सर में दर्द है फोन की वजह से, पेट में दर्द है फोन की वजह से, ब्रेकअप हो गया फोन की वजह से, नौकरी नहीं लग रही फोन की वजह से। कई लोगों के लिए सच भी हो सकता है कि वो इतना इंस्टाग्राम पे ही बैठे रहते हो, बट हर चीज का जवाब एक ही है। मेरे कहने का मतलब ये, तो जब हर चीज का जवाब एक हो जाएगा तो आप नई नई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लाइफ में नहीं ढूंढ पाएंगे। फंक्शनल फिक्सनेस है आपकी, वो क्या बोलते हैं, गरारी बोलते हैं ना उसको, एक ही चीज पे अटक गए हो आप नए तरीके सोच नहीं पाते हो। कोई प्रॉब्लम हो एक ही तरीके का सॉल्यूशन आपके दिमाग में आता है ना, कि सर में दर्द तो भी ये दवा खा लो, पेट में दर्द तो भी ये दवा खा लो। तो ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। फंक्शनल फिक्सनेस तो नेगेटिव है, बल्कि ये बाधा बनेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में। डाइवर्जेंट थिंकिंग सही था, लेकिन फंक्शनल फिक्सनेस बिल्कुल भी प्रॉब्लम सॉल्विंग को हेल्प नहीं कर सकता। तो आप कह रहे हो कि फंक्शनल फिक्सनेस को एनकरेज कर दें, प्रोत्साहित कर दें, तो फिर तो हो गई प्रॉब्लम सॉल्व, फिर तो गई भैंस पानी में। तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। दूसरा आगे बढ़ते हैं, एनकरेज व्हाट, बिलीफ परजर्वेरेंस, यानी विश्वास दृढ़ता। विश्वास दृढ़ता सुनने में अच्छा लग रहा है नहीं। बिलीफ परजर्वेरेंस का मतलब आपने एक बिलीफ बना लिया है कि ये तो ऐसे ही होता है। जितने भी लोग इतने श्योर मिलते हैं ना आपको कि उनका बिलीफ इतना श्योर है कि उनको लगता है कि ये हमारा धर्म, हमारी जाति, हमारा फलाना, हमारा ये सोच, ये दुनिया की आखिरी सोच है, इसके ऊपर कुछ होता नहीं है, मैं ही सही हूं, मैं भी सही हूं, या मैं अपने तरीके से सही हूं, इज अ डिफरेंट थिंग, बट आप कह रहे हैं मैं ही सही हूं। तो ये वैसा है कि आपने एक बिलीफ को पकड़ के इतने परजर्वियर हो गए हैं कि आप नया तरीका सोचना ही नहीं चाहते प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा बनेगा। रेसिप्रोकल थिंकिंग अमॉन्ग लर्नर्स, रेसिप्रोकल परस्पर हो सकता है, ये एक पॉजिटिव बात थी, इसमें कोई नेगेटिव नहीं था, लेकिन ये नेगेटिव है और हमें एनकरेज नेगेटिव को नहीं पॉजिटिव को करना है। फंक्शनल फिक्सनेस भी नेगेटिव है, डाइवर्जेंट तो पॉजिटिव था, चलो इसको तो कर दें एनकरेज, इसको थोड़ी करेंगे। मीन्स एंड एनालिसिस भी पॉजिटिव टर्म है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है। मीन्स एंड एनालिसिस क्या है, MEA बोलते हैं इसको। मीन्स एंड एनालिसिस से क्या होता है कि आप प्रॉब्लम को टुकड़ों में तोड़ करके सॉल्व करना जानते हैं कि भाई ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, छोटे छोटे तरीके अपनाएंगे, पेपर क्लियर करना है, आज ये चैप्टर करेंगे, कल ये करेंगे, टुकड़ों में तोड़ के आप एनालाइज करके सही दिशा में चल रहे हैं और पहुंच जाएंगे एक दिन। ये पॉजिटिव तरीका है। कन्वर्जेंट थिंकिंग से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, आपको दिशाओं में सोचना पड़ता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन पूरी तरह से पॉजिटिव बचता है, वर्बलाइजेशन और एनालॉजिकल थिंकिंग, यानी एनकरेज वर्बलाइजेशन, कि आप भाषा में उसको समझ पाओ प्रॉब्लम को अच्छे से, और दूसरा एनालॉजिकल थिंकिंग, यानी समानता ढूंढ करके कोई प्रॉब्लम आपने वैसी सॉल्व की हो कभी पहले, दो चीजों में रिलेशन बिल्ड करके आप सॉल्यूशन तक पहुंच पाओ। तो एनालॉजिकल थिंकिंग अच्छी होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग अच्छी होती है, मीन्स एंड एनालिसिस अच्छा होता है। ये तीन चीजें अच्छी हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। लेकिन आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग, फंक्शनल फिक्सनेस, ये बिलीफ परजर्वेरेंस, ये नेगेटिव है, क्योंकि ये आपको अटका देंगे, है ना। तो ये एक बात है। इवन जो उसको लर्नड हेल्पलेसनेस बोलते हैं, वो भी नेगेटिव है, कि आप बार बार इतना बार फेल हुए हैं सेम चीज करके कि अब आपको लगता है कि अब तो कभी ठीक होगा ही नहीं, वो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा ही बनेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो कर दीजिएगा। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो आप बता दीजिएगा। इसका PDF हम होपफुली कल शेयर करा देंगे। आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए हैं वो आप बता दीजिएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा PDF। अभी तीनों क्लास का एक ही साथ दे देंगे, ठीक है जी। बाकी बी और ओन कॉन्स्टेंट अपने साथ बने रहिए। काफ़ी ख़राब तबीयत में भी मैं आपके साथ जो है आज जुड़ी हुई हूँ, बहुत अच्छा लगा। अब आप बाकी सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी करा दूंगी, एक आध सेशन अगर हो पाया तो EVS का, नहीं तो प्रीवियस क्लास देख लो यार, है ना। बहुत साल हो गए एक्चुअली, जितने भी लोगों को आप बहुत एक्टिवली देख रहे हैं ये नए नए लोग हैं, कि आपको लगता है कि नहीं हर टाइम यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैनेज करने को, और 9 साल से पढ़ा रही हूँ यार, कल परसों से शुरू नहीं किया कि 2 साल पहले से एक्टिव हो गए हो। तो थोड़ा सा होता है कि एक वो बर्नआउट जैसी सिचुएशन बनती है। हालांकि पूरी कोशिश मेरी है कि जितना हो सके मैक्सिमम मैं कर पाऊँ। हाँ, लव यू मैम, थैंक यू जी, लव यू टू। और बताओ आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए हैं वो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मेरी कोशिश पूरी है, ऑफलाइन क्लास भी है कि मैं ले पाऊँ शाम को क्लास, है ना। तो आप देख लीजिएगा। आज मैंने लेट लगाई थी क्लास, बट लगा दी थी कि एटलीस्ट हो पाए सेशन, क्योंकि है ना मैं ट्रेवल भी कर रही हूँ इस बीच। तो मैथ्स की क्लास लगवा देंगे, डोंट वरी। चलिए, वैसे 9 बजे शुरू होती है क्लास, जब होती है तो एक बार आप चेक कर लिया करो इवेंट में, ठीक। हफ्ते में 3 क्लास एटलीस्ट हो पाए, इतनी मेरी कोशिश है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।